अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेर पाकिस्तान। अच्छी शख्सियत के साथ किसी के सामने भी जाएं तो अच्छा लगता है, और अच्छी शख्सियत के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके सिर्फ लिबास में अच्छाई होनी चाहिए, या आपका लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए, या आपका लिबास बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपकी अच्छी शख्सियत में हर छोटी छोटी सी चीज़ ऐड होती चली जाती है, देन ही आप कह सकते हैं कि किसी सामने वाले शख्स की शख्सियत अच्छी है। तो आज की जो अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अच्छी शख्सियत। शख्सियत होना या फिर अच्छी शख्सियत होना, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आता है। बुरी शख्सियत भी होती है लोगों की, अच्छी शख्सियत भी होती है। अच्छी शख्सियत के हामिल वो लोग होते हैं जिनका ना सिर्फ लिबास अच्छा होता है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होता है, गुफ्तगू करते हुए शीरनी उनकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मीठी गुफ्तगू करते हैं। अगर कोई आपसे मशवरा लेने के लिए आता है तो आप उसे अच्छा मशवरा देते हैं। अगर कोई आपसे कोई चीज़ डिस्कस करने आता है तो आप बेहतर तरीके से उसके साथ डिस्कस करते हैं। और जो शख्स आपसे बात कर रहा है, अगर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, अच्छे लिसनर हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी शख्सियत में ऐड होती चली जाती हैं। देन ही आप कह सकते हैं कि कोई सामने देखने वाला शख्स या जिसको आपको पता हो कि वो अच्छी शख्सियत का हामिल है। और जिस शख्स की शख्सियत बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, उसकी वाइब्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। यानी कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जब लोगों से हम मिलते हैं तो उसमें से कोई ख़ास एक या मैक्सिमम दो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे दायरे में मौजूद होते हैं जिनसे हमें बात करना अच्छा लग रहा होता है, जिनके करीब बैठना हमें अच्छा लग रहा होता है, या जिनसे गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इसके साथ साथ जब भी हम उनसे कोई बात करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिप्लाई हमें आता है। कभी भी आपको किसी प्रोपेगेंडा में वो इन्वॉल्व नहीं करते, कभी भी आपके साथ कोई नेगेटिव बातें नहीं करते। हाँ, हम जब नेगेटिव बात कर रहे होते हैं या हम किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो लोग ना सिर्फ हमें हेल्प आउट करते हैं बल्कि हमारे साथ पॉजिटिवली बात करते हैं। मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए मुस्बत पहलुओं की तरफ हमें लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए सही हैं और ये चीज़ें हम लोगों के लिए गलत हैं। तो अच्छी शख्सियत के हामिल लोगों की शख्सियत बहुत ज़्यादा मुस्बत होती है और देखने वाला शख्स उसको पसंद भी कर रहा होता है। कोई एक ऐसा होता है शख्स हमारे दायरे में मौजूद जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और जिससे बात करना हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी के अंदर से अपनी ज़ात के अंदर से उन मनफी चीज़ों को आप निकाल बाहर कीजिए जो कि किसी भी दूसरे या सामने वाले शख्स या कोई भी शख्स जो आपसे बात कर रहा है उसको ये तासुर देने की कोशिश करती कि शायद मुझे इस शख्स से बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो अच्छा राजदान होता है आपका, ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जब किसी में आप देखते हैं तो आप उसको अपने बड़े करीब पाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो ये अच्छी शख्सियत है। कोशिश करें आपकी शख्सियत में हर वो चीज़ ऐड होनी चाहिए जो सामने या बात करने वाले को पसंद आए, क्योंकि अच्छी शख्सियत के असरात भी बहुत ज़्यादा मुस्बत होते हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मौसम का अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं और जान लेते हैं कि मौसम कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है, कितनी तंगी हो सकती है या फिर गर्मी कितनी ज़्यादा हो सकती है। कल तो मुझे बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी लग रही थी। लेट्स सी कि मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में कितनी गर्मी पड़ रही है या कहीं पर भी मौसम ठंडा होने की थोड़ी सी उम्मीद अभी बाकी है। तो लाहौर शहर का मौसम मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त लाहौर में जो सूरत हाल है, कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 36 डिग्री होने का इम्कान है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, सनी रहेगा पूरा दिन और इसके साथ साथ रात को हवाएं शायद ना चले, क्योंकि कल रात तो हवाओं का कोई तासुर नहीं मिल रहा था। अभी इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, कल तो बारिश हो रही थी, अभी इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और मैक्सिमम 34 डिग्री होने का इम्कान है। भी गर्म रहेगा आज पूरा दिन, मगर इसके साथ साथ शहर कायद कराची का, जो कि पाकिस्तान का दिल भी कहलाता है, इस शहर के मौसम की सूरत हाल मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कराची में सूरत हाल ये रहेगी कि कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और मैक्सिमम 32 डिग्री होने का इम्कान है। कराची में भी गर्मी है, मगर फूलों के शहर के फूल मुरझाएंगे या फिर से ताज़ा हो जाएंगे, खिलेंगे, क्योंकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और मैक्सिमम 37 डिग्री होने का इम्कान है। एंड फाइनली कोयटा का भी मौसम आपको बता देते हैं, क्योंकि कोयटा में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत रहेगा, जो हमारे पास रिपोर्ट है 18 रहेगा और मैक्सिमम 33 डिग्री होने का इम्कान है। तो गर्मी सब जगहों पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसा महसूस होता है कि अगस्त का महीना जहाँ पे बारिशें भी दे रहा था, खुशियाँ भी दे रहा था, वहाँ जाते जाते हमें ये भी बताएगा भाई मैं अगस्त का महीना हूँ, तो आखिरी हफ्ते में हमें लगता है कि शायद शदीद गर्मी पड़ने वाली है। तो एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि आपके बीमार होने का शदीद खदशा मौजूद होता है अगस्त के महीने में।
इंजॉय करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे ज़रिए होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है बाय एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो इंजॉय कर रहे होते हैं हवा में। जैसे ही वो नीचे लानते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हैं, मज़े मज़े की जगह आ रही होती हैं, कभी किसी सिटी के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, या ना आप नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र करते हैं तो वहाँ से आप जब गुजरते हैं तो आपको एक अलग ही मंजर कशी नज़र आ रही होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। मगर इसके साथ साथ अगर हम बाय एयर आने की बात करते हैं, कहीं जाने की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो ऐड होती चली जाती हैं। जैसे हम कुछ परवाज़ें देखते हैं, परिंदे टकरा जाते हैं, या फिर खुदा न खासा कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि वो परवाज़ें जो है बार बार किसी हादसे से बच जाती है। अगर मैं गुज़श्ता रोज़ की बात करूँ तो हमने देखा था कि लंदन से लाहौर जो पहुँचने वाली परवाज़ थी PK 758, उसके इंजन नंबर 1 से एक परिंदा टकराया था, और जिसके बाद कैप्टन ने तो बहुत ज़्यादा स्किल्स अपनी दिखाई और जो परवाज़ थी वो बाल बाल हादसे से महफूज रहे, कि सब लोग महफूज रहे। मगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं था, इस तरह के बहुत सारे हमें इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़दशा भी होता है, इंसानी जानें बहुत बड़ी तादाद में एक प्लेन के अंदर मौजूद होती हैं। तो सवाल ये है कि जब परिंदे टकरा रहे होते हैं तो उसकी वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स जो है वो शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं, कुछ एक फासले पे बनाए जाते हैं ताकि इस किस्म के वहाँ पर परिंदे ना आ सकें। मगर परिंदों के आने की वजह, या फिर हादसा होने की वजह, या फिर प्लेन के साथ टकराने की वजह, कि वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे साथ साबिक मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट हैं, साबिक DG सिविल एविएशन है ज़कावत हसन साहब, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच ज़कावत साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम लोग को ज्वाइन किया। अच्छा ज़कावत साहब, एक तो वाक़या जो था ये कल पेश आया, मगर इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हम लोग देखते हैं, सुनते रहते हैं, रिपोर्ट होते हैं कि परिंदे जहाज़ के इंजन से टकरा जाते हैं या स्क्रीन से टकरा जाते हैं। तो परिंदों की टकराने की आखिर वजूहत होती क्या है? जैसा आपने अभी बताया है कि कल मतलब ये हादसा हुआ, उसमें लाहौर एयरपोर्ट से आबादियों से दूर होते हैं, जबकि ऐसा ही सूरत अब मौजूद नहीं रही। लाहौर एयरपोर्ट बहुत गुंजान आबादी में आ गया है, और उसकी वजह से इसके ऊपर मतलब जो हिफाजती इक़दामात हैं वो लेना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि एयरपोर्ट को आप क्लीन रखें, साफ़ रखें, उसके ऊपर जानवरों की परवरिश ना होने दें। अब एयरपोर्ट का इलाका 1-2 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है पूरे इलाके में दूर दूर तक आप चले जाएं, सबसे ज़्यादा ग्रीन इलाका यही है, और ग्रीनरी जो है परिंदों की कशिश का सबब है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो हमारे बड़े दरख्त हैं कंटोनमेंट एरिया में, एयरपोर्ट के ऊपर, लाहौर एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी प्रॉपर प्रूनिंग, काट छांट अगर मुनासिब वक्तों पे होती रहे, आपस में कोऑर्डिनेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी की और साइड के ऊपर जो टाउन कमेटीज़ हैं उनके अंदर हो, कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से तो काफ़ी कोऑपरेशन मिलती है हमें, मतलब दूर करने के लिए इनके जो बुनियादी अट्रैक्टेंट्स हैं, कशिश के सबब हैं परिंदों के, वो हमें दूर करने होंगे। यानी इनकी परवरिश, नेस्टिंग जो है वो इनके घोंसलों को अराउंड एयरपोर्ट ना, जो अराउंड एयरपोर्ट 13 किलोमीटर कहलाता है, वहाँ पे कम करना है। अब लाहौर एयरपोर्ट के बाहर जितने भी हैं, इसी तरह एयरपोर्ट के अंदर जितनी इनकी खुराक है, छोटे छोटे पेस्ट्स की सूरत में रैबिट्स हैं, चूहे हैं, एयरपोर्ट की सफाई इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर इवन हो और उसमें कहीं कोई पानी जमा ना हो, क्योंकि पानी भी एक बहुत बड़ी कशिश है परिंदों के लिए। बहुत बड़ी तादाद में परिंदे इसके ऊपर आते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम इनकी रेस्टिंग को और इनकी रूस्टिंग को, परवरिश को और इनके फूड को अगर हम कट कर देंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर इसकी कशिश कम हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अब ज़्यादा आबादियाँ एयरपोर्ट के करीब बनाई जा रही हैं जो ज़्यादा कशिश का सबब बन रही हैं। अभी लाहौर एयरपोर्ट की अगर आप बात देखें तो 16 और 17 में 80 से ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक्स हुई, जो सबसे ज़्यादा हैं पिछले कई सालों में, 40-50 साल में अगर देखा जाए। इसी तरह कराची में 2-3 हुआ करती थी, अभी उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई। तो उसमें हमें सराउंडिंग में जो माहौलियात है उस पर गौर करना होगा। शादी हाल तो नहीं है, रेस्टोरेंट्स तो नहीं है। अच्छा ज़कावत साहब, ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू है। ठीक है ज़कावत साहब, ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू है। जिस तरह से मैंने बताया और आपने भी अभी गुफ्तगू में जिक्र किया कि एयरपोर्ट हमेशा कोशिश करते हैं आबादी से दूर है, मगर लाहौर एयरपोर्ट की ऐसी सिचुएशन अब बाकी नहीं रही। जब एयरपोर्ट्स के करीब कोई आबादी बन रही होती है या फिर सोसाइटीज़ बन रही होती हैं, तो क्या कोई बाकायदा प्लान नहीं किया जाता? क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, जो कि एयरपोर्ट की इंतज़ामिया होती है, सिविल एविएशन के लोग मौजूद होते हैं, उस बोर्ड को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता? क्या उनसे
बात नहीं की जाती और बिना किसी रीज़न के या बिना किसी मशवरे के एक ठेका दे दिया जाता है कि वहाँ पर सोसाइटी आप बना सकते हैं? नहीं, लाहौर एयरपोर्ट की अगर सिचुएशन को देखें तो अस्करी 10 थोड़ी सी प्लांट आबादी ज़रूर है, लेकिन ये भी एयरपोर्ट इंतज़ामिया की मर्ज़ी से नहीं बनी। और इससे पहले नादराबाद और दूसरे इलाके जो हैं ये सब मतलब ख़ुद ब खुद ही मतलब परवरिश पाने लगे, ये इलाके पैदा होने लगे और बड़ी तादाद में यहाँ पे सीवरेज सिस्टम अब तो कुछ बेहतर हो गया है। पहले सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इनका बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिर हमारे कुछ रस्म रिवाज भी ऐसे हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। यानी ये सदक़े का गोश्त जो हम छतों पे डाल देते हैं, ये परिंदों की बहुत बड़ी अट्रैक्शन का सबब है। और इसी तरह नहर के किनारे पे आप देखें वो सदक़े का गोश्त बेच रहे होते हैं, ये भी परिंदों की परवरिश का और अट्रैक्शन का बड़ा सबब बनता है। हमें इनकी परवरिश को सराउंडिंग एयरपोर्ट कम करना होगा। अगर हम कम करने में कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन हम इसको कुछ कंट्रोल कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। मुकम्मल तौर पे तो नहीं काबू पाया जा सकता। अब लाहौर एयरपोर्ट पर जो सबसे बड़ी स्पेसी है, जो वल्नरेबल है परिंदों से जहाज़ों से टकराने के लिए, वो है चीलें। और वो बहुत बड़ी तादाद में, रेस कोर्स पार्क में चले जाएं, सब्ज़ाज़ार में चले जाएं, लाहौर रावी एयर के साथ साथ चले जाएं, बहुत बड़ा। अभी तो अल्लाह का फजल है, पिछले 3-4 साल में वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी काम हुआ। महमूद बूटी एक ऐसा इलाका था जहाँ 8-9 मील तक कचरा ही कचरा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी उसमें लाई गई है और बेहतर है। रेलवे लाइनों के साथ बहुत ज़्यादा है। फोर्ट्रेस स्टेडियम के इर्द गिर्द जितने वो हैं उनकी सफाई के ऊपर एयरपोर्ट इंतजामिया इन सबको स्ट्रेस करती रहती है कि यहाँ से अपना वेस्ट उठाएं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है सखावत साहब कि एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर बात करती रहती है, तो फिर हुकूमत को इकदाम क्यों नहीं करती या वहाँ पर मकामी जो इदारे हैं या सूबाई इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते? और इसके साथ साथ जब जिम्मेदारी की हम बात करेंगे तो आसपास की आबादियों में जितने भी सिटीजन बसते हैं एयरपोर्ट की आबादियों के करीब, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें? बिल्कुल, उन लोगों को चाहिए कि अपने इलाकों को साफ रखें, पानी को कभी भी न खड़ा होने दें। पानी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। हत्ता कि एयरपोर्ट के ऊपर, रनवे के ऊपर कुछ डिप्रेशंस हैं, उसमें छोटा सा पांड बनता है तो 50-50, 60-60 चीलें जो है ना उनके ऊपर आ बैठती हैं जब बारिश रेनी सीजन होता है। और फिर अभी एक और चीज़ जो आपने देखी होगी जिसमें ये रशियन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, वो ये बगले हैं जो साइबेरिया की तरफ से आते हैं और जो अभी आप बता रही थी नलतर वादी जो है ना, इसके ऊपर से होते हुए कोहे सुलेमान से होते हुए ये पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आते हैं ये परिंदे, और इनके गोल के गोल जहाज के इंजनों में घुस जाते हैं। यानी अभी जो हुआ, एक 2009 में हादसा हुआ था अमेरिका में, और एक अभी हादसा हुआ रूस से, जो क्रीमिया जहाज जा रहा था, टेक ऑफ के फ़ौरन बाद उसके दोनों इंजनों में ये दोनों इंजन बंद हो गए। अब ये जहाज़ कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि एक इंजन ख़राब हो तो इमरजेंसी में ये आराम से लैंड कर जाता है, इमरजेंसी भी नहीं डिक्लेयर की जाती। लेकिन दोनों इंजन बंद हो जाएं तो मुकम्मल डिजास्टर सिचुएशन है। अभी इसकी डिजाइन में कुछ कंपनियां सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि ऐसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। अब ये देखें कि जो हुआ अभी क्रीमिया के अंदर जो जहाज जा रहा था रूस अपना मास्को एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फौरन बाद ही गिर गया। अब वहाँ जो अमेरिका में हुआ था वहाँ तो जहाज़ के पायलट ने फ़ौरन डिच कर दिया, दरिया था, पानी ने बचा लिया। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल हुई है कि खेत में उसने, अब खेत के मालिक का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी मकई की वजह से कुशन सा बन गया, जैसे फोमिंग करते हैं अगर जहाज़ के गेज न निकल रहे हों तो फोमिंग की जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर जहाज को लैंड कराया जाता है और बाद में फिर फायर की व्हीकल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। के खेत में ये जहाज ये जैसे इस किस्म की आबादियां आसपास होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़कावत हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से ज़कावत साहब की आपको सुनी, जब हादसों से बचने की बात होती है तो हर कैप्टन अपनी स्किल्स तो ज़रूर दिखाता है, मगर अपनी जिम्मेदारी शहरियों को भी पूरी करनी होती है। जिस तरह से हमारे साथ साबिक डीजी सिविल एविएशन मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सदके की जो चीज़ें हम अपने घर की छतों पर फेंक देते हैं या घर के साइडों पर पर्दों पर रख देते हैं, तो कोशिश करें कि आप लोग उनसे अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से, आपकी इस एक हरकत की वजह से जो कोई भी प्रवास वहाँ से गुजरेगी, अगर वहाँ पर परिंदे मौजूद होंगे तो उस प्रवास को हादसे का खदशा पेश आ सकता है। आपकी वजह से कई कीमती जानें जो हैं उनका ज़िया हो सकता है, कई कीमती जानें आप लोग जो हैं वो रिस्क पर डाल देते हैं। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी तमाम शहरी भी पूरी करें। चलिए इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू होगी उन तमाम चीज़ों से मुतालिक जो वाकई आपसे रिलेट करते हैं। हमारे साथ रहिए।
इस्तेमाल शुदा कपड़ों का जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं या पहले से जो यूज्ड होते हैं कपड़े, जब उनका इस्तेमाल आप लोग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपको लगने का खदशा होता है और बहुत सारी बीमारियां लग भी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं या आप यूज़ में कपड़े ले रहे हैं। जैसे बहुत सारी ख़वातीन हैं, अगर मैं बहनों की बात करूँ तो बहनें एक दूसरे को कपड़े लेके पहन लेती हैं, दोस्त जो फ्रेंड्स होती हैं वो भी एक दूसरे के कपड़े लेके पहन लेती हैं, मगर इसमें बुराई नहीं होती, मगर इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो आप किसी दोस्त से उधार लें उसके कपड़े, या आप अपनी बहन से उधार पूछ के बिना पूछे लें कपड़े, या फिर आप किसी भी मार्केट से यूज्ड कपड़े जब भी ख़रीदते हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप लोग एहतियात नहीं करते। एहतियात करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि इस्तेमाल शुदा कपड़े लेकर पहनकर आपकी अपने जिस्म को हो सकती हैं? तो इस पर बात करने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, हमारे साथ माहिर अमराज़ जिल्द डॉक्टर अली काज़मी मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक आम रुझान है कि हम कपड़े लेते हैं, बहनों के भी पहन लेते हैं, दोस्तों के पहन लेते हैं, कभी कभार अम्मी के भी लेके पहन लेते हैं, और जो एक मोस्टली हमें रुझान नज़र आता है ये होता है कि ख़ास बाज़ार लगते हैं सस्ते कपड़ों के, तो हम वहाँ से कपड़ा उठाते हैं और पहन लेते हैं। जल्दी अमराज कौन कौन से बन सकते हैं इन इस्तेमाल शुदा कपड़ों को यूज़ करने से? जी, ऐसे कि एक तो कौन कौन से कपड़े यूजुअली बेचारे जो लोग इतने अफोर्डेबल नहीं होते, ठीक है, हम पहले उनकी बात करते हैं कि बेचारे पुअर पीपल जो जाते हैं, जाके बाज़ार से कोई कपड़े ले लिए, ख़रीद लिए और लाके उन्होंने बग़ैर धोए वो कपड़े पहन लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बग़ैर धोए। अब क्या कि अगर उसमें कोई जरासीम उन कपड़ों में है, स्किन की बहुत डिजीज़ ऐसी हैं जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, वो एक से दूसरे को लगती हैं, कॉन्टैक्ट से भी, कपड़ों से भी, पहनने से भी। ये वो चीज़ें जो आगे चलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट डिजीज़ है और बेचारे पुअर पीपल में हम बहुत ज़्यादा वो वाली डिजीज़ देखते हैं, वो है स्केबीज़। स्केबीज़ कहते हैं ख़ारिश को, आम ज़बान में उर्दू में इसको ख़ारिश कहा जाता है, हम अपनी ज़बान में इसको स्केबीज़ कहते हैं। जिसमें बच्चों को क्या होता है, आप जब एक उसमें अलामात ये होती हैं कि नाइट इचिंग होती है, रात को बहुत ख़ारिश होती है। अच्छा। यानी कि इंसान सोया सोया उठ के बैठ जाता है और नोचना शुरू कर देता है अपनी बॉडी को, इतनी ज़्यादा स्किन उतार देगा। अब ये वो चीज़ कहाँ से आई? ये वो लगता है कि एक से दूसरे के जब आप कपड़े शेयरिंग करते हैं और या बेडिंग शेयर कर रहे हैं आप एक से दूसरे की, या समझें बेचारे गरीब लोग हैं और एक एक बिस्तर पे दो दो बच्चे डाले उन्होंने, ठीक है ना, और इसलिए वहाँ पर एक बच्चे को अगर स्कूल से या कहीं से या कपड़े पहन के एक से दूसरे के उसको ख़ारिश पड़ी हुई है, वो जो एक जरासीम है, ख़ारिश होती क्या है? ये एक जरासीम होता है। याद रखें, जितनी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, सबका मतलब होता है कि इसमें जरासीम आगे लग रहा है, कोई चीज़ है जो आगे जा रही है, लग रही है और आपकी स्किन को वो ख़राब कर रही है। उसमें एक माइट होता है, माइट कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एग्स ले करती है, वो सार्कोप्टिस के भी आए उसको कहते हैं। वो रात के टाइम आपकी बॉडी पे वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, उस माइट की क्रॉल करती है, एग्स ले करती है, जिसे नाइट इचिंग बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेवलप होती है। तो ये वो है। तो जब मरीज़ को अगर ये चीज़ हो जाए और हम देख लें कि उसकी स्केबीज़ है, ख़ारिश पड़ी हुई है, रात को नाइट इचिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी अलामत ये होती हैं कि हाथों की वेब्स के अंदर उसके बरोज़ बननी शुरू हो जाती हैं, आर्म पिट्स में, लेग पिट्स में, फोल्ड्स ऑफ द बॉडीज़ के अंदर वो अपने बरोज़ बनाती है जो माइट है, और रात के टाइम उसकी क्रॉलिंग एंड एग स्टार्ट्स होते हैं, इसलिए नाइट इचिंग होती है। अब यहाँ एहतियात सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि एहतियात ये है कि जो कपड़े हैं, अगर कोई शख्स इतना अफोर्डेबल नहीं है और वो कहीं से एक ऐसे कपड़े ला रहे हैं कि जो यूज़ थे किसी के, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि उन कपड़ों को धोएं अच्छी तरह, और धोने के बाद एक और चीज़ कहते हैं, उनको उल्टा करके इस्त्री करें, ताकि बिल्कुल उसके अंदर से जब इस्त्री गर्म होती है तो अगर जितना भी अगर कोई माइट रह भी जाता है तो वो तारीख ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये नॉर्मल तरीके से धोना होता है डॉक्टर साहब? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें आप डेटॉल भी ऐड कर सकते हैं, कुछ कहते हैं जी सर्फ से धो लेना चाहिए, कुछ कहते हैं साबुन से बस काफ़ी होता है। जो आपके सोप और डिटर्जेंट्स हैं वो तो वही होने चाहिए, अच्छी तरीके से धो लें। फिर धूप बहुत अच्छे तरीके से उनको लगनी चाहिए। गीला कपड़ा लेके कई लोग नमी होती कपड़े में और पहन लेते हैं, तो इट कैन स्टे ओवर देयर माइट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि उसको उल्टा करके, अगर शर्ट है किसी की तो उसको उल्टा करें शर्ट को, तो उसके ऊपर इस्त्री करें। अगर अंडर गारमेंट्स हैं तो
उल्टा करके उनको इस्त्री करें, याद रखें, ताकि अगर माइट या कोई चीज़ अंदर है ऐसी चीज़ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आंखों को नजर नहीं आ रहा, वो हीट से, इतनी स्ट्रॉन्ग हीट है इस्त्री की कि उससे वो डैमेज हो जाएगा। एक तो आपने धो लिया, धूप लगी, उससे डैमेज हो गया, फिर लास्ट में आपने एंड पे क्या किया, उसको इस्त्री की तो हीट से डैमेज हो गया। वरना ये माइट चलता जाता है फैमिलीज में, बच्चों से एक से दूसरे को, पूरे ख़ानदान में इसके भी आ जाती है। एक दफ़ा अगर ये जो जिस डिजीज़ का अभी हम जिक्र कर रहे हैं खारिश का, पूरे ख़ानदान में बच्चों को, बड़ों को, उसने वही जाकर टॉवल यूज़ कर लिया, उसी टॉवल से आगे चली गई, उन्हें वो बेडिंग यूज़ कर ली, वो कपड़े उतारे, शर्ट लेके एक से दूसरे की ट्रांसफ़र हो गया, ये फिर चल आगे चलता है। इसे टू बिगिन विद इसको स्टॉप करने के लिए आप पहले स्टेज पे इसको स्टॉप करें कि इसको धो के अगर ला रहे हैं, और अगर ज़रूरी नहीं कि आपने बाज़ार से ख़रीद के, बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, यानी कि स्विमिंग की स्कूल में टॉवल आपस में शेयर कर लिया। जब टॉवल शेयर किया तो मतलब कि वो माइट तो बॉडी के ऊपर है, तो वो माइट उस टॉवल से दूसरे बच्चे को चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब वहाँ पर से वो चली गई बच्चे के अंदर, वो घर में लाया और उसने घर में बांटना शुरू किया। इस तरह पूरे ख़ानदान को ये चीज़ होती है। तो जब हम ट्रीटमेंट भी कराते हैं तो हम पूरे ख़ानदान का कराते हैं। और ट्रीटमेंट बता देता हूँ, बहुत अच्छा इसका सस्ता इलाज एक होता है। वैसे तो रूटीन में बहुत दवाइयाँ हैं इसकी बाज़ार में ओवर द काउंटर मिलती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप डॉक्टर साहब आपके पास पेशेंट आता है, डेफिनेटली आप उसको चेक करने के बाद ही रिकमेंड करते हैं कि आप इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। डॉक्टर साहब मेरे से कॉलर है, मैं कह उनसे भी साथ साथ बात कर लेते हैं। आयशा हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आयशा, क्या बात करना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा डॉक्टर साहब से मेरा एक क्वेश्चन था। जी आपके ना चंद एक प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने पहले मेडिसिन बताई थी कि एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए ना। अच्छा। तो वो मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मैंने मेडिसिन ली, तो वो आइसोट्रेटिनोइन वो खाने के लिए थी ना। तो जब मैंने वो खाई भी और लगाई भी, तो खाने की वजह से ना वो मुझे बहुत खुशी हो गई अंदर। इसका सारा इफेक्ट ना मेरे लिप्स पे आया, तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई। मैंने काफ़ी अर्से से वो मेडिसिन छोड़ दी, तो मैरिड? ठीक है आयशा, मुझे बताएंगे आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं आप? अनमैरिड है। और एज क्या है आपकी आयशा? एज है मेरी 21। ठीक है आयशा, आप हमारा शो देखिए, अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। अच्छा आयशा का जवाब ले लेते हैं फटाफट, फिर देन अपने टॉपिक। नहीं, ये बहुत अच्छा, क्योंकि एक्ने वो चीज़ है कि जो हमने काफ़ी अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस भी किया, कीलों के बारे में, वहाँ से पिंपल्स के बारे में। तो उन्होंने कहा मैं खा रही हूँ तो मेरी स्किन ओवर ड्राई हो रही है। तो जिस तरह मैंने बताया था कि इसकी एक मेडिसिन है अब जो मार्केट में, जो अंदर से ख़त्म करती है, तो वो जाके हमारे एक्ने के ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पर से सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ये उसको जाके बिल्कुल निचोड़ देती है एक किस्म का। समझ, ये आइसोट्रेटिनोइन केमिकल होता है, एक दवाई होती है कि जो खाई जाती है, 6 महीने का कोर्स है, जो अंदर से एक्ने को ठीक करती है। अब एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, तो जो वो कह रही हैं वो बिल्कुल उसमें ड्राइनेस आती है। हम मरीज़ को बताते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट, हम कहते हैं सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये ड्राई करेगा स्किन को। तो अभी करना क्या चाहिए? ऑयली, उनको कहें कि कोई मॉइस्चराइजर ये बाद में लगाएं, उसके अगर ओवर ड्राई स्किन हो रही है तो शी कैन अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर। मगर इससे लिप्स बहुत फटते हैं, तो चैप्स्टिक या बाम कोई लिप्स पे भी लगाएं, तो इसको ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना है। मगर मेडिसिन कंटिन्यू करें, जैसे डॉक्टर ने कही होगी, 4-6 महीने का कोर्स होता है इसका पूरा, मगर बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, स्किन की एक्ने ख़त्म हो जाएगी। चलिए आयशा, आपको तो रिप्लाई मिल गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक पे वापस जाते हैं। अभी जैसे हम कपड़ों के हवाले से बात करें थे, यूज़ कपड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमें एक बड़ा ट्रेंड नज़र आता है, एक रुझान नज़र आता है हर घर के अंदर, वो ये होता है कि तमाम कपड़े जो हैं वॉशिंग मशीन में एक साथ डाल दिए जाते हैं। तो उसका क्या नुकसान होता है? इसमें यूज़ कपड़े भी होते हैं, इसमें शायद कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको खारिश भी होती है, या फिर बहुत सारे लोगों के जब स्वेटिंग वाले कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान आते हैं? हाँ जी, इसमें इस तरह के हमारा एक टर्म है, इसमें हम इसको कहते हैं धोबीज एच। एक बाकायदा टर्म है, हमारी बुक्स में मेंशन्ड है इसके अंदर, कि उसमें क्या होता है कि अब यह हम एक और डिजीज़ की तरफ चल रहे हैं। वैसे तो कोई भी जो चीज़ है जब आप करेंगे तो वो एक से दूसरे कपड़ों में ट्रांसफ़र होती है, एक से दूसरे कपड़ों में। और इसको धोबीज एच जिसने कहा जाता है कि जब आप किसी इकट्ठा धोबी को कपड़े देते हैं तो वो जब धोता है या वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं तो वही माइट्स और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे कपड़े में जा सकते हैं, वही वाले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठे वो धुल रहे हैं। मगर उसके बाद में एंड बात क्या आती है कि उसके बाद उसकी अच्छे तरीके से वॉशिंग, उसकी ड्राइनेस, उसकी आयरनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो डिज़ीज़ आगे चलती है, एक जो बहुत कॉमन है, वो है फंगस।
फंगस। जी, फंगस में ये होता है कि जो कपड़े धोए जाते हैं, समझे अंडर गारमेंट्स हैं या अंडर वेस्ट है, बुनियान है इंसान की, या कोई और अंडर गारमेंट्स हैं, अंडर वेस्ट वगैरह हैं, तो वो हैं, और वहाँ पर अगर वो सही तरीके से नहीं धुलता तो जो फंगस है, उर्ली है, ये वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। ये एक और चीज़ है कि जो फंगस उर्ली बहुत कॉमन, एक तो इस मौसम में, और वही हम कहते हैं कि जी आपने किसी का शर्ट पहनी या बनियान पहनी या कोई और चीज़ अंडरगारमेंट्स पहने तो उसके साथ, तो वहाँ से वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इज़ वेरी कॉमन। फंगस में क्या होता है, फंगस में एक ख़ास किस्म की फंगस है कि जो इसमें होती है, मैं नहीं कहता तो नेल की फंगस नहीं होती है, या सर की फंगस नहीं है, या पाँव की फंगस नहीं, ये वो फंगस है कि जो सिर्फ कपड़े पहनने से होती है, जिसको हम टीनिया वर्सिकलर, ये पटासिस वर्सिकलर कहते हैं। ये एक टाइप है फंगस की कि जो कपड़े पहनने से, एक से दूसरे कपड़े पहनने से, इकट्ठे भी धुल रहे हैं कपड़े और वो निकाले और वो पहन लिए आपने, और उसके अंदर वो माइट था, उसके अंदर वो वाला जरासीम है, वो इन्फेक्ट हो गया उसके अंदर। इसी तरह अंडरगारमेंट्स वो थे, सही तरह धुले नहीं, खुश्क नहीं हुए, वो पहने, अंडरगारमेंट्स पहने, और वहाँ पर से वो आगे ग्रोइंस के अंदर फंगस आ जाती है। बहुत कॉमन है, टीनिया कॉर्पोरस कहते हैं उसको, ग्रोइंस के अंदर जो बगले हैं उनके अंदर फंगस उनके अंदर आ जाती है। कॉलर भी मौजूद है, महविश, उनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन महविश, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी 6 माह की बच्ची है मेरी, तो के जिस्म के किसी भी हिस्से पर मुख्तलिफ किस्म के सुर्ख कलर के दाने बन जाते हैं। अच्छा, ये कब से हैं? कब से हैं? तकरीबन पैदाइश के 1 या 1.5 महीने बाद से। तब से हैं? जी, तो मुख्तलिफ किस्म की जब तक मतलब मेडिसिन देते रहे तब तक उसको फर्क रहता है, छोड़ दें तो फिर वो सुर्ख कलर के महविश, मुझे ये बताएंगी आपकी बेटी के जो सुर्ख दाने आपने बताया बनते हैं, उसमें पानी या कोई पस वगैरह है? किस्म का नहीं, जब मेडिसिन ऊपर लगाती हूँ कोई क्रीम वगैरह तो वो खुश्क हो जाते हैं, लेकिन पानी वगैरह नहीं होता। अच्छा, आपने कोई मेडिसिन वगैरह पहले लिए, किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? जी जी दिखाया है। ठीक है, चलिए आप महविश हमारा शो देखते रहिएगा। अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने कॉल की। आमना भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आमना, आप क्या जानना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरे हस्बैंड हैं, उनका ग्रोइन एरिया में उनको फंगस है या रैश है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और उसके लिए वो मेडिसिन भी ले चुके हैं और ये कई सालों से हो रहा है। वो अच्छा, लोशन लगाते हैं तो उनको रिलीफ रहता है, और वो नहीं लगाते तो वो फिर से चीज़ अकर हो जाती है, और वो जो है वो काफ़ी सालों से ठीक नहीं हो रहा। अच्छा आमना, आपने जिस भी डॉक्टर को दिखाया उसने ये नहीं बताया कि आपके हस्बैंड को फंगस है या फिर रैशेस इशू है? रैशेस ही कहते हैं सब लोग, किसी ने ये नहीं कहा उसको फंगस। ठीक है, आप ना अभी पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। थैंक यू, आपने कॉल की। अली हमजा भी हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी अली, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं कारोबार से बात कर रहा हूँ और हम यहाँ गांव में रहते हैं। ठीक है। तो मतलब हम बीटा वाइज ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब मैं, मेरी अम्मी और अब्बू रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? मैम प्रॉब्लम ये है कि खारिश होती है। सुबह दिन में हम सारा दिन धूप में बैठ रहे हैं तो नहीं होगी, लेकिन रात में होती, और रात में मतलब हमें महसूस होती है। सारी मतलब हम रात खारिश करते रहते हैं सब लोग, पूरी फैमिली को है? जी जी, पूरी फैमिली को है। अच्छा ठीक है, तो वैसे कोई क्रीम वगैरह आपने यूज़ की, कोई दवाई किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? जी जी, हम बीटा वाइज क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें ठीक है अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, देखते रहिएगा। अभी डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। नौशीन हमारे साथ मौजूद है, नेक्स्ट कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। जी नौशीन, क्या जानना चाहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा 4 साल का बेटा है और उसे ना बचपन से पैदाइशी हाथों और पैरों की एलर्जी है। ठीक है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन उसे आराम नहीं आता। दवाई खिला देती हूँ तो लेकिन फिर वही रात को खारिश शुरू हो जाती है और दिन को वो खेलता रहता। हाथों पे ना दाने निकल आते हैं। अच्छा। के हाथों पे और किसी जिस्म पे जगह पे नहीं है, सिर्फ हाथों और पैरों पे है और रात को खारिश करता है, जैसे पानी वाले दाने नहीं होते हल्के। ओके ठीक है। अच्छा नौशीन, रात में खारिश सिर्फ रात में है, सारा दिन खेलता रहता है तब खारिश नहीं होती उसे?
नहीं, तब खारिश नहीं करता, जब रात को सोता है तब खारिश होती है, और गर्मी की वजह से खारिश करता है ना, सर्दियों में नहीं निकलते, जब सर्दी शुरू हो जाती है तो वो निकलना शुरू हो। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं 4 साल के बेटे के हाथों और पैरों पे एलर्जी है, ये सिर्फ गर्मियों में होती है, सर्दियों में ऐसा कोई चक्कर नहीं है? हाँ जी, सर्दियों में नहीं होती, गर्मियों में शुरू हो जाती है। हाँ। और जैसे गर्म कोई चीज खा ली, आम वगैरह या कोई ठीक है, तो वो ठीक है, मैं समझ गई। थैंक यू नशीन, आपने हमें कॉल की। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो महविश का बता दें, 6 माह की बच्ची है, वो कह रही है कि सुर्ख दाने उसके बन जाते हैं, कोई क्रीम श्रीम लगा रही है? इस तरह के बहुत कॉमन है आजकल। ये जो मौसम है इसके अंदर बहुत कॉमन है, ये वाले दाने बनते हैं, इसको मलेरिया कहते हैं, और जो गर्मी हबस की वजह से होता है। बच्चों के अंदर नेचुरली अगर बहुत ठंड में नहीं रख सकते, अफोर्डेबल नहीं है, तो वहाँ पर ये गर्मी और हबस से ये पित्त, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, रैशेस बनते हैं, छोटे छोटे रेड कलर के दाने होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चे को एक तो गर्म नहीं रखना, उसको रखना, नहलाएं दिन में 2 दफ़ा, पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा। बजाय कि दवाई, छोटे बच्चों में दवाइयाँ बहुत कम देते हैं, क्रीम वगैरह, सिर्फ क्रीम भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाउडर का इस्तेमाल करें तो जिस तरह बता रही हैं कि रैश है, ये हीट रैशेस को हम कहते हैं, तो खाली पाउडर के साथ भी ये क्लियर हो जाता है, मगर उसको फिर आप कूलर में या किसी ठंडी जगह पे रखें ताकि दोबारा वो रैश डेवलप ना हो। ठीक है। अच्छा, एक और थी मेरी बहन आमना, वो पूछ रही थी उनके हस्बैंड को रैशेस हैं। जी, तो वो रैशेस नहीं होते, ये फंगस ही होती है। जैसे ग्रॉइन्स में उन्होंने बोला है, तो ग्रॉइन्स में जब आता है तो जो रैश ग्रॉइन का होता है, ये एक फंगस होती है, क्योंकि फंगस टिपिकल हमारे ग्रॉइन्स में, वहाँ पर एक इसको हम इंटरट्राइगो भी कहते हैं अपनी ज़बान में, फंगस भी कहते हैं, तो उसके लिए हमें एंटी फंगल टैबलेट्स भी देनी पड़ती हैं और क्रीम्स भी लगानी पड़ती हैं। इस मौसम में बहुत कॉमन है ये जो हबस गर्मी वाला मौसम, क्योंकि जो फंगस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो उसका जरासीम है, वो ग्रो करता है इसमें, इसी मौसम के अंदर ज़्यादा। और जो हमारे बॉडी के वो पार्ट्स, फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, जिनके अंदर पानी रह जाता है, वहाँ पर वो फंगस ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि उसको वहाँ पर हॉट ह्यूमिड कंडीशन क्लाइमेट मिल रहा होता है उस जरासीम को। लेकिन डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं मेरे हस्बैंड को बहुत सालों से ये चल रहा है और बिल्कुल ट्रीटमेंट भी फंगस जिनमें आता है वो बार बार आता है, मगर क्या होता है इस मौसम में ज़्यादा, सर्दियों में यूजुअली ख़त्म हो जाता है। ये एक्सरसाइज करना, पसीने आने, ज़्यादा आपका स्वेटिंग बहुत, लिबास आप चेंज नहीं करते, गर्मी में हबस में वो रहता है, उसकी वजह से इनको होता है। तो इनको प्रॉपर एंटी फंगल ट्रीटमेंट, रैश ट्रीटमेंट नहीं, एक एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स लेनी है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और प्रॉपर कराएं, तो ये ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अली हमजा हमें पूछ रहे थे कि उनकी पूरी फैमिली को खारिश है, वो रात में बहुत ज़्यादा, देखें वो तो वही आ गया जिस टॉपिक पे आज हमने स्टार्ट किया था, वो जो पूरी रात की फैमिली, रात को देखें नाइट टीचिंग, मैंने कहा फैमिली में सब में आ जाती है, रातों को उठ के इंसान बैठ के कर रहा होता है। उसके लिए मैं उनको बताऊंगा कि एक तो कोई एंटी एलर्जी, जो मार्केट में एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी कहते हैं, जो खारिश को कम करती है, उसने बीमारी को नहीं ख़त्म करना, वो खारिश को दूर करेगी। जो बीमारी उनकी है, जिसका हम जिक्र करें स्केबीज़, खारिश, उसके लिए मैं उनको एक आम चीज़ बता देता हूँ, वो जाके मार्केट से ले सकते हैं, सल्फ़र, गंधक जिसको कहा जाता है, सल्फ़र 10%, वो डिस्पेंस भी होती है, बनाते भी हैं जो मेडिकल स्टोर्स वाले, वो बनवा लें, वो इसका फ़ायदा है कि बहुत सस्ती चीज़ है। 10% सल्फ़र जाके किसी जो बनाते हैं दवाइयाँ, उनको कहें कि हमें डिस्पेंस कर दें, वो इतना बड़ा जार बना देंगे, सस्ते का सस्ता है, और रात को लगाना होता है बॉडी पे, पूरे जिस्म पे रात को, जब क्योंकि रात ही को उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो डेली को हफ्ता 1 लगाएं, तो उससे टैबलेट खाएं, एंटी एलर्जी ये लगाएं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। ठीक है। अच्छा, नौशीन पूछ रही थी, 4 साल का बेटा है उनका, हाथों और पैरों पे एलर्जी होती है, रात को बहुत तेज खारिश करता है और सुबह में कुछ और उन्होंने ये भी बोला था कि ये गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में नहीं होता। बच्चों याद रखें, बच्चे गर्मियों में बहुत नहाते धोते हैं, पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा साबुन, सोप, पानी का इस्तेमाल और नहाने में गीला रखते हैं और साबुन ज़्यादा बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं, तो बॉडी का pH लेवल जो है वो हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर से ये इन्फेक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, दाने, फोड़े, फिंसियाँ, और इस मौसम में बहुत कॉमन ये चीज़ें आती हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं साबुन का इस्तेमाल कम करें, दिन में 2 से 3 दफ़ा धोएं। बच्चे होते आधा घंटा नहाए जाते हैं, आप देखें वो पानी इकट्ठा कर लेते हैं और नहाते रहते हैं, तो उससे क्या, अगर आप खुद भी देखें कभी बहुत ज़्यादा पानी में, तो आपने देखे नहीं हाथ आपके ऐसे बूढ़े हो जाते हैं, श्रिबल्ड से हाथ हो जाते हैं, तो वो हम कहते हैं एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ बैड। साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल, पानी के अंदर ज़्यादा इमर्स हाथ करने, वो भी गलत है। तो इसलिए कम से कम उसको करें, और बाकी अगर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन ऐसी है तो डॉक्टर को ज़रूर रजू करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है, जैसे हम स्केबीज़ की
बात करें, खारिश की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जब खारिश करते चले जाते हैं और अक्सर ऐसा गर्मियों में मैंने देखा है कुछ लोगों की टांगों पे, बाजुओं पे रेड कलर के अजीबोगरीब से स्पॉट इतने बड़े बड़े से बन जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? वो सूज भी जाते हैं और रेड कलर का बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ब्लड आपका रुक गया हो एक जगह पे। ये आप जो बात करें बहुत कॉमन डिजीज़ है, इसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं और आम ज़बान में इसको ददोड़े भी कहा जाता है आम ज़बान में। ये आता है रैश, ये वाला बनता है जो खाने पीने से होता है। ये बड़ा एक रेड कलर के ब्लॉचेस बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, और वो विद इन 24 आवर्स वहाँ से गायब होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। यूजली होता है जिस खाने से आपको एलर्जीज हो रही हों, समझे, लोग कहते हैं जब मैं फ़िश खाते हैं, मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं या कोई प्रॉन्स और या सी फूड खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, वो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज करती है, जिससे ये आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन आता है, अर्टिकेरिया व्हील्स बनते हैं, लाल लाल ब्लॉचेस बन जाते हैं, होंठ सूज जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं। तो वो फिर उसके लिए आपको कभी कभार स्टीरॉइड्स भी देने पड़ जाते हैं अगर इतनी बुरी कंडीशन हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो इसका बेहतरीन इलाज क्या होता है? जैसे गर्मियों में डॉक्टर साहब ये होता है किस तरह की आपको मसाइल का सबसे ज़्यादा सामना होता है, तो इसके लिए क्रीम्स करें, पाउडर यूज़ करें, क्या? हाँ, देखिए उससे पहले मैं कहना चाहूँगा एक और डिजीज़ जो बहुत कॉमन है वो बच्चों में बहुत कॉमन होती है और वो भी थ्रू द कपड़ों से आती है। फॉर एग्जांपल ये हेड लाइसिस जो होती हैं जिनको जुएँ आप ज़बान में कहा जाता है, बहुत कॉमन है छोटी बच्चियों में। जब हम स्कूल गोइंग बच्चियों में वो स्कार्फ्स पहनती हैं और वही स्कार्फ आपस में शेयर किया और वो बच्ची जब दूसरे अपने घर में लाई, अपनी बहनों को पहनाया, वो वाला स्कार्फ दिया या इस तरह, उससे वहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ आ जाती है। तो जो हेड लाइसिस जुएँ जो हैं ये बहुत कॉमनली आती हैं, इनका भी इलाज बहुत ज़रूरी होता है वरना फैलती जाती हैं। तो ऐसे ये वही टॉवल यूज़ किया आपने, ये चीज़ें यूज़ की, स्कार्फ्स यूज़ किए, वहाँ पर से ये चीज़ें आती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इसलिए ये हर चीज़ के अंदर है कि आपने जो भी चीज़ करनी है उसको धो के साफ़ करके तो फिर उसमें करें, इस्तेमाल करें। बाकी गर्मियों के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एटलीस्ट 2 दफ़ा तो बॉडी को चलें बात ले लें, इंसान खुश्क अच्छी तरह करना है, अपनी बॉडी, पूरी बॉडी को खुश्क करें एंड पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। देखें जो जनरल पाउडर का है इसमें कोई दवाई नहीं होती पाउडर में। पाउडर क्या करता है? पाउडर एक बैरियर बनाता है स्किन के ऊपर। आप अगर अपने हाथ पे भी लगाएं तो पाउडर वहाँ पर स्लिपरी हो जाता है, बैरियर बनाएगा, तो आपकी फिर स्किन डायरेक्ट आपका कपड़ा और जो स्किन के नीचे तह है वो उसके अंदर एक बैरियर बन जाता है, तो इसलिए वो फिर वहाँ पर रिएक्शन नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, हीट नहीं उसके अंदर पहुँचेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा जिस तरह से गंदगी का बहुत मसला होता है, या जिस तरह से हम अगर कराची शहर की बात करते हैं तो अभी मक्खियों का जो बहुत मसला है, वहाँ पे आलाइशें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो इससे कौन कौन सी बीमारियाँ लग सकती हैं और इनसे अवॉइड करने के लिए जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी दिन में 2 बार स्प्रे घर के अंदर कर दो, तो वो कितना इफेक्ट कर रहा होता है? बहुत कॉमन ये चीज़ें होती हैं जिसके साथ आपको सबसे पहले इंसेक्ट बाइट्स आते हैं, जो टिपिकल हम देखते हैं कि पूरे छाले बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। जो इंसेक्ट्स हैं जो वहाँ पर गंदगी के ऊपर गया और उसने घर में कोई चीज़ आई उसने काटा और वहाँ पर इतना बड़ा, एक तो पहले छोटा दाना बनेगा, फिर वहाँ पर ब्लिस्टर बन जाएगा, वहाँ पर इतना छाला बन जाएगा, इन्फेक्शन आ जाएगी उसके अंदर। सबसे कॉमन हम कहते हैं कि घर में फ्लिट करें आपके, अब वो इतनी ज़्यादा, मैं भी ये मीडिया पे देखते हैं हम सारा दिन कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो इसलिए मैं चाहूँगा घरों में तो एटलीस्ट कम से कम लोग अपने कमरों में फ्लिट करें। फ्लिट से क्या होगा कि जो छोटा छोटा वहाँ से उड़ के एक छोटा जरासीम आए हुए हैं वो कम से कम फ्लिट के साथ सारे मर जाएंगे। और अपने जो बेडिंग है उसको धूप दिखाएं, ताकि अगर बेडिंग में आपके माइट्स, जिसको आम ज़बान में पिस्सू कहा जाता है, अगर वो चीज़ आपके बेड बग्स चले गए हैं उसके अंदर, धूप दिखाएं ताकि वो ख़त्म हो, ताकि जो बाहर की एलाइशन से जो चीज़ें आई हैं वो तो कम से कम ख़त्म करें ताकि आपकी स्किन को ना इन्फेक्ट, स्किन से बचा, स्किन डिजीज से बचा जा सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला आपने। अभी की तरफ बढ़ना होगा, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उन ख़वातीन की जिनको मेकअप का तो बहुत शौक़ है मगर गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करती हैं। गलतियाँ कैसे कम हो सकती हैं ये एक ब्रेक से वापस आके आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। मैंने जिस तरह से आपके साथ जिक्र किया था कि बात होगी मेकअप के हवाले से और ख़ास तौर पे आई मेकअप के हवाले से। मेकअप का शौक़ तो सब ख़वातीन रखती हैं
मगर इसके साथ साथ मेकअप के साथ आप क्या कर रही होती हैं या मेकअप को अपने चेहरे पर किस तरह से अप्लाई कर रही होती है। खासतौर पर जब आंखें बनाने की बात आती है तो हमारे हर घर में जो मौजूद हमारी घरेलू ख़वातीन हैं या घरेलू बच्चियाँ हैं, उनकी कोशिश होती है एक लंबा सा लाइनर खींचा जाए, एक शेड लगाया जाए और जी ये आई मेकअप हो जाता है। आई मेकअप बहुत सारी टाइप्स का होता है। आपकी आंख फ्लफ़ी है, लंबी है, बिल्कुल तोते जैसी आंख है, गोल आंख है, उसके ऊपर कैसा मेकअप होना चाहिए, उसको किस तरह से आप बाहर निकाल सकते हैं आंख को कि आपकी बिल्कुल वो वाज़े नज़र आ रही हो कि जी वाकई आंख के ऊपर कुछ काम किया। तो आंखों के मेकअप के हवाले से, आई मेकअप के हवाले से हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों को दूर कैसे किया जा सकता है, वो गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं और पूरे चेहरे के मेकअप में आपका आई मेकअप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो कितना अच्छा होना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी मेकअप एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। माहीन मौजूद है, थैंक यू माहीन, आपने भी ज्वाइन किया। शिबा गयास साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू शिबा, आपने भी ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे सेट पे साथ साथ काम हो रहा है। हमारी दो बहुत ही प्यारी सी मॉडल्स भी हमारे साथ हैं, हीरा भी मौजूद है, नरगिस भी मौजूद है और फिर पूरी टीम है जो कि इस वक्त आई मेकअप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है ताकि आपको बताया जाए कि आई मेकअप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो माहीन, मुझे पहले आप ये बताएं कि आई मेकअप वाकई इंपॉर्टेंट होता है या लोगों को लगता है नहीं सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई तो आपका मेकअप डन है? नहीं, आई मेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में मेकअप में सबसे जो मेन चीज़ है, ठीक है ना, वो आई मेकअप है। क्योंकि जब आप फेस को देखते हैं तो आँखें जो है वो फ़ौरन मतलब अपना एक कलर दिखाती हैं और आप अपने जोड़े के साथ उसको मैच करते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं तो आपका मतलब वो कहते हैं ना 2 चांद 4 चांद लग जाते हैं। तो आई मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि अगर आपने, ऐसा होता है कि कई दफ़ा आपने आई मेकअप नहीं करना लेकिन फिर भी मस्ट है मस्कारा, लाइनर एंड देन आप अप्लाई करें लिपस्टिक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कुछ भी ना लगाएं और जस्ट लिपस्टिक लगाएं फिर भी आप सोए सोए लगते हैं, वो आंखें ऐसी लगती हैं डल डल सी। बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा थकावट है या बहुत ऐसा टाइट फील कर रहे हैं तो अच्छा आई मेकअप कराएं ताकि आप फ्रेश फील करें। उससे आईज़ प्रोमिनेंट होती हैं, आंखें खुल जाती हैं, लैशेस बहुत डिपेंड करती हैं, लाइनर बहुत डिपेंड करता है। आई मेकअप जितना ब्लेंड होगा आपके फेस पर उतना खूबसूरत लगेगा। तो आप फ्रेश फील करेंगे अच्छे आई मेकअप से, तो ज़रूर कराना चाहिए और कोशिश करें कि अच्छा ही आई मेकअप करें। मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा शिबा, मुझे आप ये बताएं कि अभी ट्रेंड्स कौन कौन से आई मेकअप में चल रहे हैं? जिस तरह से बहुत सारी ख़वातीन हैं वो बस लाइनर लगा के तो उसको काला काला आंख को कर देती हैं और कहती हैं जी ये स्मोकी आई हमारी बन गई है। मतलब माहिर ऐसी हैं बच्चियाँ, ऐसी ख़वातीन हैं जो काला लाइनर लगा के उसको ब्लेंड करती हैं और कहती हैं जी आई मेकअप हमने या स्मोकी मेकअप हमने अपना कर लिया है। तो ट्रेंड्स कौन कौन से हैं और फिर बाकी भी बात करते हैं। मैं बताऊँ, एक्चुअली जो मेकअप जो भी हम लोग करते हैं, चाहे वो आई मेकअप हो, फुल फेस कंटूरिंग हो या हमारे लिप कलर हो, लिप ग्लॉस हो, वो हमारे मौसम और इवेंट्स के लिहाज पे बहुत डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जिस तरह मैं आपको करेक्ट कर दूँ कि लोग कहते हैं स्मोकी मेकअप। स्मोकी मेकअप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लैक में आप जा सकते हैं। स्मोकी मेकअप का मतलब है एक ऐसी आपको डेप्थ आपकी आंखों में दे दी जाए जो कि नॉर्मली आपकी जो आंखों को है थोड़ा सा आपको इन्हांस करने के लिए काम आ रही होती है। ठीक है। अब स्मोकी मेकअप डिफरेंट टाइप्स के हैं। इसमें जब भी हम लाइट टू डार्क की टोन के साथ कम्बिनेशन करते हैं और आखिरी जो हमारा आउटर लिड है उसको हम लोग डार्क पे कंपोज करते हैं तो उसके बाद उसको हम स्मोकी मेकअप कहते हैं। उसमें आप डार्क ब्लूज में भी जा सकते हैं, आप डार्क ग्रीन्स में भी जा सकते हैं, आप ब्लैक में भी डिफरेंट जा सकते हैं, डार्क ब्राउन्स में भी आप जा सकते हैं। तो और जहाँ तक ये है कि लाइनर हम लोग कितना उसको करते हैं, आजकल जो लाइनर है वैसे भी आजकल जो जितना एमल्सिफाई या जितना ब्लेंडेड लाइनर आई लाइनर होता है वो पुराने ज़माने थे जब पहले बिल्कुल आपका एक लाइन खींची यहाँ से लेके वहाँ तक। और आई मेकअप करने से पहले हर इंसान को अपनी आई शेप बहुत पता होना चाहिए। ठीक है। हम लोगों को पता नहीं होता, हम सामने वालों को देखते हैं एक बड़ी सी एक बिल्कुल आप जैसे आलमंड आई, बादामी आंखें जिसे हम लोग कहते हैं, खूबसूरत आंखें हैं, उसके ऊपर मेकअप करना, मेकअप टेक्निक बहुत ईजी है उस आई पे करना, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को डीप कॉर्नर, आउटर कॉर्नर पे कोई ज़्यादा फोकस करना नहीं पड़ता। उन पे अगर आप पतला लाइनर लगाएंगी तब भी अच्छा लगेगा, बड़ा वेज लाइनर लगाएंगी तब भी अच्छा लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम सामने वाले को देखते हैं अच्छा इसने तो मोटा लाइनर लगाया, मोटे का फैशन है, चलो वी स्टार्ट डूइंग द थिक लाइनर। ठीक है। आपको अपनी आई शेप, आलमंड आई इज़ वेरी ईजी टू यूज़। उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई आप कह लें कि डीप आई है, डीप आई ये होता है कि जो आपका नोज़ के पास बहुत आपकी आँख जो है अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है। अब जब अंदर की तरफ जा रही है तो हमें इस आँख को बड़ा दिखाना है।
ठीक है। अब बड़ा दिखाने का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ जो हमारा इनर लिड है, ये यानी जो आपको ना पार्ट्स पता होने चाहिए, जो इनर लिड है वहाँ से आप लाइट अपना शेड स्टार्ट करें, करते करते उसको यहाँ पे जाके आउटर लिड पे जाके आपने उसको डार्क टोन देनी है, ठीक है, ताकि आपकी आँख जो है वो बड़ी और खुली अच्छा लगे। माहिन, मुझे ये बताएं, जैसे बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, ख़वातीन होती हैं, मतलब ओवरऑल में टाइप की बात करूँगी, उसमें मदर्स भी होती हैं, छोटी उम्र की बच्चियां भी होती हैं, आपकी ग्रैंड मास भी होती हैं, जिनकी आँखें बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, वो अपनी आँखों के लिए आई मेकअप क्या कर सकती हैं? मतलब आँख पहले ही छोटी, उसके ऊपर मेकअप, वो तो अंदर ही धंस जाएगी। अच्छा, मैं ये बड़ा एक अच्छा बल्कि क्वेश्चन है। मैं यही कहूँगी कभी कभी ऐसा होता है छोटी आँख पे भी बहुत खूबसूरत मेकअप। अच्छा, वो उसकी टेक्निक अब आप देखिए हमारी जो फिल्म स्टार रेशम है, हाँ, उनकी आँखें बहुत छोटी हैं और बहुत अच्छा मेकअप होता है, उनको स्मोकी बहुत अच्छा होता है, उनका स्मोकी मेकअप बहुत अच्छा होता है और उनको आँख के ऊपर भी करना चाहिए, नीचे भी करना चाहिए, बट टेक्निक है मेकअप को ब्लेंड होना चाहिए, मतलब वही लाइंस ना बनी हो। अच्छा, और एक और बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि हम लोगों में मतलब सैलून्स में अदर जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं वो आईब्रोज को नोटिस नहीं करती। हाँ, अगर या हमारे यहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा ये एक चीज़ है कि जी आईब्रोज मोटी हो और कम मतलब मोटी हो, नेचुरल हो, ओके ठीक है, लेकिन कई दफ़ा वो सूट करती है, कई दफ़ा वो सूट नहीं कर रही। और जो हमारा गैप है आईब्रोज का, बल्कि मेरी एक दोस्त है वो डॉक्टर है और वो भी प्लास्टिक सर्जरी करती है ना अपने फेस की, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारा गैप है जितना ज़्यादा होगा हमारी जॉ लाइन निकलेगी, हमारा आई मेकअप भी प्रोमिनेंट होगा। अगर हमारी ब्रोज बिल्कुल ऐसे साथ साथ बिल्कुल जुड़ी होंगी और उनमें गैप कम होगा तो हमारी फीचर्स दब जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आंखें छोटी हों और तो आपकी ब्रोज भी आप थोड़ा गैप दें, मतलब बेशक नेचुरल रखें लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल रखें, उनको मोटी रखें लेकिन गैप ज़रूर दें। मतलब आप नोट करें जब जुड़ जाती हैं आईब्रोज तो आपके फीचर्स दब जाते हैं, वो दब जाते हैं और यूँ आपका फेस कट हाँ, वो बड़ी आंखों में तो वो चीज़ चल जाती है, लेकिन आंखें छोटी हों तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कुछ ख़वातीन को ये होता है शिवा कि हमारी आंखें जो है ना वो बड़ी कर दे। सैलून्स पे अक्सर लोग आते हैं, यार मेरी आंखें थोड़ी ना बड़ी कर दो, ऐसे बड़ी कर दो। अब वो बड़ी आंखें कैसे हो सकती? बड़ी बिल्कुल आंखें हो सकती हैं। मैं वही कह रही हूँ, अगेन टेक्निक की बात है। अभी जिस तरह मैं माहिन को सेकंड करूँगी कि उन्होंने कहा कि हमारा जो इनर पार्ट है उसको प्रोमिनेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात है, पाकिस्तान में जो ज़्यादा मैं ट्रेंड नोट कर रही हूँ, यहाँ पे जो ख़वातीन कहती हैं हमारी लंबी आईब्रो एंड से भी वो इतनी लंबी ले आती हैं कि उनकी कंटूरिंग स्टॉप कर जाती है। इसकी बेस्ट टेक्निक है और आजकल जो बहुत ज़्यादा फैशन में इन भी है, अगर आप देखें, आप अपना कोई भी जो है कोई पेंसिल कोई स्केल जो इस तरह रखें जो आपका आउटर लिड है बिल्कुल उसके बराबर आपका जो है आईब्रो का लास्ट बाल होना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उससे एक आपकी आंख ऑलरेडी बड़ी लगेगी। सेकेंडली कुछ आईज होती है डीप आईज। डीप आईज वो होती हैं जो यहाँ से नीचे गिरी हुई होती हैं, ठीक है। उन आईज के लिए हम लोगों को आउटर एंड अप की एक टेक्निक है, ठीक है। आउटर एंड अप की क्या है कि हम लोग यहाँ पे आउटर लाइट पे हम लोग एक डार्क कलर करेंगे और उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। हम लोगों को अगर आई को बड़ा दिखाना है, अगर वो नीचे की तरफ गिर रही है तो हम लोग एंड में उसको फोकस करते हुए ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी आँख खुल जाएगी, बड़ी लगने लग जाएगी। तो इट्स लाइक डिपेंड अगेन करता है कि जी आप कौन सी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो और आपको कितना नॉलेज है उस टेक्निक के ऊपर, कितना कमांड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि बस 2-3 कलर्स आपने देख लिए, ऑनलाइन देखिए, अच्छा इसमें 1 2 3 4 शेड ये लगाना है, लगा लिया और दैट्स इट, हमारा हो गया। अच्छा माहिन, बहुत सारी फ्लफी आईज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे होता है कि वो स्किन आपकी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है बिल्कुल आंख के ऊपर आया हुआ होता है। ऐसी सूरत में आप लोग मेकअप के लिए क्या रिकमेंड करते हैं या किस तरह से मेकअप करते हैं कि वो फ्लफी जो हिस्सा है वो कवर भी हो जाए और आंख बुरी भी ना लगे? अच्छा, आजकल ना बहुत ग्लिटरी मेकअप बहुत इन है, ठीक है, लेकिन ग्लिटर्स कई दफ़ा ये नहीं हमें कह सकती गोल्ड और सिल्वर कलर में ही होते हैं, ग्लिटर कलर्स में भी आती हैं और बिल्कुल मतलब पाउडरी शेप में भी मतलब फॉर्म में होते हैं। तो फिक्सर्स बहुत अच्छे हैं। आप नोट करें कि अगर आप फिक्सर से लूज शेड्स लगाते हैं आँख पे, अगर आप फिक्सर यूज़ करें और लूज शेड आँख पे लगाएं तो आपकी आँख जो है वो लिफ्ट करेगी, ठीक है, मतलब फिक्सर से आँख लिफ्ट कर जाती है। अच्छा, मेकअप में फिक्सर वैसे कितना इंपॉर्टेंट है? मेकअप में फिक्सर बहुत, आई मेकअप में फिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको थोड़ा मतलब शाइन देना है, कोई ग्लिटर या कोई लूज शेड यूज़ करना है तो लूज शेड तो नीचे गिर जाएगा ना,
फिक्सर मीन्स वो आई के नीचे जो लगता है, ठीक है, आई ठीक मेकअप है। के जो नीचे लगेगा। लेकिन जो हमारे अब फिक्सर्स आ रहे हैं उससे आपकी लिफ्ट कर जाती है आँख फौरन। बल्कि जो एजिंग मेकअप हम लोग करते हैं, जिनकी मतलब झुर्रियाँ हैं अगर, तो उस पर भी हम अगर फिक्सर से कोई शेड लगाएंगे तो वो लिफ्ट करेगी। अच्छा, वो टाइट कर देती है ना, वो skin को टाइट कर देती है आपकी एक जगह पे रोक Yes, देती है। बल्कि मैं तो चाहती थी कि मतलब ऐसा हो कि एक आंख पे हम ना करें और एक पे करें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शिवा मुझे ये बताएं, जैसे हम लोग हैं बाहर जाते हैं तो एक ट्रेंड चला था, आई डोंट नो अभी है या नहीं है, कि जो ब्लैक पेंसिल ली और आंखें नीचे से काली कर दी, ऊपर से काली कर दी, अंदर कालापन डाल दिया पूरी आंख के अंदर काजल की तरह। अभी वाइट का भी ट्रेंड है या आप मॉर्निंग टाइम में निकल रहे हैं तो आपको वो काली आंख करनी है, या फिर अंदर सफेद लड़कियां भी लगा लेती हैं जो व्हाइट पेंसिल लगा ली हमने? देखिए, जो वाइट पेंसिल का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपकी आंखों को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए होता है, ताकि आपकी वाइड लगे, हाँ, ओपन खुली सी आंखें लगे। लगी। हुडिड जो आप कहीं थी गिर जाती है, वो बेसिकली हुडिड आई हम लोग उसको ज़्यादा मेन कंसिडर करते हैं। हुडिड आइज़ की तरह, जैसे अगर मेरी आंखें भी हैं, मुझे लग रहा होता है कि अगर मॉर्निंग में जिस तरह आपकी थोड़ी सी बल्जी, थोड़ा सा आपको पफी आइज़ होती हैं, तो उसमें अगर आपको अपनी आंख को थोड़ा प्रोमिनेंट करना है तो आप अपना वाइट लाइन लगाएं। मैं दोबारा कहती हूँ, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हम लोगों के लिए। और कम प्रोडक्ट ले लें। मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे मॉर्निंग शोज़ है, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा लो लेकिन सुथरा लो। हाँ, नीट हो। आप 10-10 पैलेट से गट्ठी कर लें और बाद में आपको सूट ना करे। हम लोग देखते हैं आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा जो है रेनबो कलर्स चल रहे हैं। रेनबो कलर ज़्यादातर आलमंड या एक बड़ी आंख के लिए होते हैं, ठीक है। एक छोटी आंख वाले भी अगर एक रेनबो कलर्स जो है वो आप गर्मियों के सीजन में यूज कर सकते हैं। आप देखिए, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, और आपकी आंख जो है वो करते नहीं है। हर फैशन हर के लिए नहीं होता, उसे समझने की भी अब लोग ब्लूज में आजकल बहुत जा रहे हैं, लेकिन जो ब्लू है वो आपकी आंख को डेप्थ दे देता है। छोटी आंख है, हुडी आंख है, अगर उसके ऊपर भी आकर ब्लू पे चले जाओगे तो वो बिल्कुल ही आपको काला कर देगा। तो आपको चाहिए थोड़ा पीची, थोड़ा पिंक, थोड़ा पर्पलिश, लाइट मूव, इन शेड्स में आप जाओ। और इसके अलावा एक और बात कि आई मेकअप करने के बाद हम अक्सर ये करते हैं, जो हमारे ब्रो लाइन है उसके ऊपर हम हाईलाइट नहीं करते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपकी आंख छोटी है तो आपको अपने ब्रो लाइन, ये वाली जो जगह है, इसके ऊपर आपको अपना हाईलाइटर ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा माहिन, जिस तरह से अभी कुछ शेड्स की बात की है शिवा ने, अभी जैसे मैं आपका देख रही हूँ, आई मेकअप बहुत प्यारा हुआ है, बिल्कुल आपने लाइटर में किया हुआ है और सिंपल सा किया हुआ है। अच्छा, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? जैसे किसी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, किसी ने रेड कलर के पहने हैं, ब्लू डार्क पहना हुआ है या वाइट पहना हुआ है, कितना ज़रूरी होता है कि आपकी शर्ट के कलर के किस हिस्से से मैच करना चाहिए आपका आई मेकअप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो दिल करता है वो ज़रूर करो। हाँ ठीक है, लेकिन सुथरा करो। और थोड़ा उसके बाद अपने आप को थोड़ा मतलब कंट्रोल करके अपने मतलब कोई एक चीज़ अच्छी उसमें से आपने कलर, अपने ड्रेस के कलर में से कोई एक चीज़ चूज़ कर लें और उसमें जाएं। ये नहीं कि अब मेरा थोड़ा सा ब्लू टच था, लाइट सा, तो मैंने प्रॉपर आई मेकअप नहीं किया, मतलब ब्लशेस भी नहीं लगाई, लाइनर भी नहीं लगाया, तो मतलब ज्वेलरी में भी कोई सिलेक्टिव एक आदि, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। मतलब अब मैं कहूँ मुझे सिल्वर भी चाहिए इसमें, मुझे वाइट भी चाहिए, और बल्कि मैं अभी शिबा ने भी कहा वाइट पेंसिल भी इम्पॉर्टेंट है। स्किन पेंसिल भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब आई के अंदर स्किन, और ब्लैक कलर तो कभी आउट होता ही नहीं, यू नो। अगर आपकी टोटल आंख ब्लैक हो जाए। अच्छा, जो स्किन कलर बता रही है ना, खवातीन को बिल्कुल नहीं पता होगा स्किन कलर अच्छा, स्किन का एक कर देते हो, अगर उनको नहीं पसंद तो जो भी वो अपना कंसीलर यूज कर रही हैं उसको भी हल्का सा जो ईयरबड है उसके साथ आप लगा सकते हैं। पता क्या है, कंसील हम लोग इसलिए नहीं इनको पता क्योंकि डिपेंड करता है कि बहुत छोटी आंखें आप वाइट लगा लें, अगर थोड़ी सी आपकी बेहतर है तो स्किन कर लें, मतलब आप बड़ी आंख पे वाइट लगाएंगी और बड़ी लग जाएगी, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी पे वाइट ना लगाएं, थोड़ी उसको इस तरह से। अच्छा, साथ साथ हमारे मॉडल्स तैयार हुए, मैं कह रही हूँ जरा उनकी तरफ भी चले। मेरा ख्याल है हमें देखना चाहिए कि आई मेकअप जो है उसको किस तरह से किया जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि हम, हाँ, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हाथ देखा शिबा का भी नजर आना चाहिए ना मेकअप कैसा हो रहा है। अच्छा जी, अभी पहले हम देखते हैं कि हीरा का मेकअप कैसा हो रहा है। आप इस तरफ आ जाइए। बहुत खूबसूरत एंटीक ब्राउन कॉपर सा कलर डाला है, और ये ग्लिटर्स के साथ कुछ। अब देखिए ये कलर कितना प्यारा है, ग्लिटर की ज़रूरत ही नहीं, शाइन क्रीमी सा कलर है इस वक्त, और ये बड़ा खूबसूरत फॉर यू का कलर है, बड़ा प्यारा। दिखाओ
अच्छा, आर्टिफिशियल लैशेस कितने इंपॉर्टेंट होती है माहिन? कि आपने कहीं जाना, ये लगनी ही चाहिए आपके, और फिर जब लैशेस लगा ली आर्टिफिशियल, तो क्या उसके ऊपर मस्कारा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, जो लैशेस है उस पर मस्कारा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे पहले करें। अच्छा, उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं होती? उस पर करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले करें ताकि आपको मसला ना हो। अब देखिए, मैं इनको बड़ा अच्छा सा ब्राउन कलर ब्लेंड कर रही हूँ। अब ज़रूरत ही नहीं है हमें ग्लिटर की, लेकिन अगर हम हल्का सा दे देंगे, मैं भी दूंगी, तो वो मज़े का लगेगा। हाँ, मज़े का लगेगा। देखिए ना, बहुत ही नेचुरल सा। ये माहिन जिस तरह से कर रही है तो हम देख रहे हैं, मगर इसके साथ साथ शिवा की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर नरगिस का मेकअप कैसा हो रहा है। जी, अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपने ग्लिटर को इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया, या इसको ब्लेंडिंग में आप ले देंगे? इसको मैं ब्लेंडिंग में लेके, क्योंकि मुझे ड्रेस को भी थोड़ा सा अपने माइंड में कंसिडर करना था, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि इनकी जो लास्ट जो इनका आउटर लिड है, वो मुझे इस पे फोकस करना है। मुझे यहाँ पे इसको फोकस करके आउटर लिड को बाहर निकालना है ताकि आँख मुझे बड़ी लगे, ठीक है। अब बहुत अगर जो छोटी आइज़ होती हैं उनके ऊपर भी ये होता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अगर ग्लिटर ऐड कर देते हैं तो वो और दब जाती हैं। तो जिनकी स्मॉल आइज़ हैं, छोटी आइज़ हैं, तो वो ग्लिटर या बहुत ज़्यादा जो है ना शार्प कलर अपनी जो है इनर लिड पे अप्लाई करने से बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं, हाँ, कभी कभार है कोई जस्ट फॉर चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट समथिंग वेरी नाइस, वेरी नेचुरल, तो अब क्योंकि आजकल बहुत हैवी मेकअप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आजकल जो है ना बहुत नेचुरल मेकअप अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये जितने अभी लैशेस किसी की बड़ी होती है, किसी की बहुत छोटी होती है, इसमें मस्कारा आपको कितना भर के लगाना पड़ता है कि आपका आई मेकअप जितना भी सॉफ्ट हो मगर वो खिल के सामने आ जाता है? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि जब हम मस्कारे की बात करते हैं, फिर तो आई लैशेज आप देखें, कुछ लोग हैं उनकी इनर जो आई लैश है, आई डोंट नो मैं नज़र आ रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल आप आ रही हैं नज़र। जो इनर आई लैश, जो यहाँ जो इनर आई लैश है, कुछ लोगों की बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब और बाकी जो आउटर आई लैश है उन लोगों की बहुत थोड़ी लंबी या अच्छी होती है। तो आपको फोकस करना है कि आपने इनर से स्टार्ट करना है, उसको आउटर पे कम करना है। अगर आपको लग रहा है आपकी छोटी आंख है, तो आपने आउटर पे बहुत भर के मस्कारा लगाना है, ताकि बाहर वजन बाहर निकालना है, यानी अंदर से आपने वजन खींचते हुए अपनी आंख को बाहर लेके जाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है मस्कारा। ये अगर आप आई लैश, फेक आई लैश अगर आपने यूज़ करें, तो पहले आप मस्कारा लगाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर फेक आई लैश जो है वो आप वो लगाएंगे, और हाँ, वो आर्टिफिशियल लैशेस के ऊपर मस्कारा लगाने से अवॉइड करना चाहिए। तो मस्कारे की चूँकि बात चल रही है, माहिन मुझे ये बताएं कि हम मस्कारा लेने जाते हैं मार्केट में, ख़वातीन जाती हैं, उनको कैसे पता चले कि जी आपने ये वाला मस्कारा लेना है, इसका ब्रश कैसा होना चाहिए, मोटा ब्रश होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, उसका आइडिया कैसे दिया जा सकता है कि ये वाला मस्कारा ज़्यादा अच्छा होता है? अच्छा, आजकल मार्केट में बहुत किस्म के मस्कारा हैं और वॉल्यूम मस्कारास भी हैं। मतलब कई लोग अगर लैशेस नहीं पसंद करते, उससे मैं भी बहुत ज़्यादा रूटीन में लैशेस नहीं, हाँ, और वॉल्यूम मस्कारा नहीं, वो आपकी एक्स्ट्रा वॉल्यूम दे देगा आपकी लैश। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिसमें वॉल्यूम मस्कारे का ब्रश बिल्कुल आपका बारीक होता है। हाँ जी। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत थिक किस्म का ब्रश होता है। नहीं, मतलब ना ज़्यादा बारीक हो, क्योंकि ज़्यादा बारीक भी जो होता है ना, वो आपकी लैश को नहीं पकड़ता, ओके, वो काला कर देता है बस। हाँ, तो नॉर्मल सा अच्छा ब्रश हो ताकि लैशेस दे दो, ताकि ना वो आपके जो आपकी लैशेस हैं उस पर लगे और उसको उठाए। अच्छा, मतलब ग्रिप उसमें आए आपके बाल की ना, आपकी लैशेस के बालों। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मस्कारा पड़ा है तो उसका ब्रश निकाल के दिखाएं, ताकि देखने वाली खवातीन को पता चले कि अगर आप मार्केट में मस्कारा लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका मस्कारा किस टाइप का होना चाहिए। लॉरियल का मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ, और आप इसका ब्रश देखिए। हाँ, ये ब्रश जरा दिखाएं, बहुत अच्छा ब्रश है ये वाला, बहुत अच्छा है। मतलब इसके देखें, इसके ये जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं बड़े अच्छा, ये आपकी लैश को उठाने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। देखिए कितना ये कम है, मतलब इसमें ऐसे भर भर के निकल रहा होता है मस्कारा, स्टार्ट में कितना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल लग रहा होता है। हाँ, मतलब ये कि आप चीज़ अच्छी लें, चाहे कम ले लें, मगर अच्छी चीज़ लें। बहुत ज़्यादा सस्ते ब्रांड्स की तरफ जब हम जाते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है, मगर ये भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो कितना ख़राब हो जाता है। मैं देख रही हूँ कि जैसे हम नया मस्कारा लेते हैं, वो इतना काला रंग आपका निकालता है पकड़ के ज़ोरों से कि वो आपकी आंख को या तो बिल्कुल ब्लैक कर देता है, या फिर आप लैशेस पे जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल आंखों के नीचे वाले हिस्से पे लग जाता है, तो उससे अवॉइड करें। अच्छा जी, अब लैशेस लग रही हैं ये वाली, तो ये कैसे पता चले माहीन कि हम जो लैशेस यूज़ कर रहे हैं अपनी आंख के ऊपर, हमारी आंख के ऊपर, उसका साइज़ क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं ये बिल्कुल बताऊंगी कि अगर कई दफ़ा लोग काट देते हैं लैशेस, कट करते हैं, कट करते हैं। मैंने कभी नहीं कट की। तो कैसे पता चले हमारी आंख के हिसाब से बिल्कुल सही है? मैंने कभी भी कट नहीं की, और उसकी वजह यह है कि अगर आपने आंख को बड़ा दिखाना है तो आप लाइनर को ले जाएं वहाँ तक,
हाँ, लैशेस को कट ना करें। लैशेस को काटना है, फिर पता है कि कट की हुई लैशेस बल्कि ज़्यादा बुरी लगती हैं। ओके, वो अच्छी नहीं लगती। आप लाइनर को वहाँ तक ले जाएं, या वैसे लैश में भी मतलब सॉफ्ट भी आती हैं, वहाँ पे सॉफ्ट भी हैं, और किधर है लैशेस। अच्छा, अब शिबा, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जी 6D आप लैशेस ले लें, 3D ले लें, और पता नहीं कौन कौन सी D वाली लैशेस आती हैं। वो ज़रा बताएं, वो क्या चक्कर होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई लैशेज आ रही हैं। एक आपकी नेचुरल है, अभी तो खैर आप मार्केट में जाओ तो वो आपको, आप सिर्फ आपने इतना कहना था आई लैशेज, और उसके बाद वो पूरा एक नंबर आपके सामने लगा देते हैं। जो नॉर्मल नंबर्स है वो 5 नंबर ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अगर आपने नॉर्मल डे वेयर या इस तरह की दिन के फंक्शंस आपने अटेंड करने हैं, अगर आपको थोड़ा हैवी और स्मोकी मेकअप और आपको हैवी लुक चाहिए तो उसमें हम 3D लैशेस में जाते हैं। 3D बेसिकली एक लैश के साथ 3 लैशेस अटैच होती हैं, तो एक इफेक्ट आपको दे रही होती है कि बहुत हैवी किस्म की आपकी आई लैशेस है, बड़ी बड़ी हैं। वैसे ये रात का फंक्शन हो ना, आप रात किसी शादी बहुत अच्छा लगता बड़ा है, मज़ेदार किस्म का लग रहा मुझे ये होता है। लगता है जितना आई मेकअप आपका इम्पॉर्टेंट है ना, अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो अगर 60% मैं करती हूँ आई मेकअप, उसमें 40% क्रेडिट ले जाती हैं आपकी आई लैशेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट यू पुट ऑन द आई लैशेज, आपका जितना मेकअप है वो फौरन इनहेंस हो जाता है, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो है एशियंस की जो आई लाइन है वो वैसे भी बहुत ज़रा पतली है, बहुत हैवी किस्म के हमारे नहीं होते। ठीक है, तो ये देखिए, आपको लैशेज का जो इंतखाब आप लोग करते हैं ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस किस्म के लैशेज आप अपने आई मेकअप के लिए ले रहे हैं। माहिन, एनी मैसेज जो ख़वातीन देख रही हैं और आई मेकअप करते हुए हज़ार गलतियाँ करती हैं, वो गलतियाँ कैसे कम करें और कैसे परफेक्ट आई मेकअप जो है वो लिया जा सकता है? मैं समझती हूँ सबसे बड़ी गलती जो हमारी लेडीज़ करती हैं वो ये है कि वो कलर बहुत ज़्यादा ले लेती हैं ब्रश पे, और वो फिर उनसे संभाला नहीं जाता। अच्छा, कम से कम कलर लें और वो अच्छा ब्लेंड करें। सॉफ्ट ब्रश जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, ब्रश जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए आपका, ब्लेंडिंग ब्रश हार्ड नहीं होना चाहिए, और कई दफ़ा ज़्यादा कलर भी ना लें, लाइट सा कलर लें और उसको ब्लेंड करें। कोशिश करें कि कम कलर है उसको ब्लेंड करें। थैंक यू सो मच माहिन, आप तशरीफ़ लेकर आएँ। शिबा जी, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लेकर आएँ। तो अभी मुझे फौरी तौर पर सुबह पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और आपने देखा आई मेकअप कितना खूबसूरत हो रहा है, और आई मेकअप के साथ साथ आपको अपने आप को किस तरह से सामने लेकर आना, प्रेजेंट करना है। तो चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात सिर्फ मेकअप पे ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, स्टे विद अस। अभी आपको जैसा से मैंने बताया था कि सिर्फ मेकअप इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर मेकअप के साथ साथ आपका लिबास भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस किस्म का लिबास जो है वो पहन रहे हैं, और आपकी शख्सियत के ऊपर वो कितना सूट कर रहा होता है। हर फैशन हर शख्स के लिए कभी भी नहीं होता, और मैं तो ये कहती हूँ कि फ़ैशन ही वही होता है जो वाकई आपको सूट कर रहा हो। सीज़न के साथ साथ फ़ैशन ज़रूर चेंज हो रहा होता है, मगर इट डजंट मीन कि आप उस फैशन को अप्लाई भी करें अपनी शख्सियत के ऊपर, और अगर वो आपको सूट नहीं कर रहा तो आप चलते फिरते किसी सॉरी टू से किसी मस्खरे से कम नहीं लग रहे होते। तो अपनी शख्सियत को इन्हेंस कैसे किया जा सकता है और किस किस्म का लिबास पहना जा सकता है, यहाँ पर मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे डिज़ाइनर मौजूद है हुरिया इमाम खान। थैंक यू हुरिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ हमारे साथ रुबाब खलीक मौजूद है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये मुर्तज़ा खलीक का ब्रांड है जिसकी क्रिएटिव आप डायरेक्टर हैं। थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया रुबाब। और इसके साथ साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी 2 मॉडल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, कायनात एंड मोमना। उनकी भी लिबास के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से आप वेयर कर सकते हैं लिबास, कौन सा आपको अच्छा लगता है। अच्छा हुरिया, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिस तरह से हम लिबास लेने के लिए जाते हैं या सूट कोई परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये काम बड़ा इन है, ये फ़ैशन बड़ा इन है, वो लॉन्ग में भी हो सकता है, वो उसके डिफरेंट कट्स भी हो सकते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या सूट करता है, हमें ये कैसे पता चले? अच्छा, देयर आर 2 थिंग्स टू दिस। पहले तो आप देखते हैं कि अगर आपने कोई भी कपड़ा या जो भी फैब्रिक आप लेने जा रहे हैं उस फैब्रिक का मटेरियल क्या है, ठीक है। फिर आप देखते हैं अपनी बॉडी फिजिक, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग आप लोग पहनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे खद्दर है, इफ़ आई गो फॉर खद्दर तो वो बहुत लीन और स्किनी लोग जो हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा आप ओवर साइज़ हैं या ओवर वेट हैं या ओबीस हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप ऐसा फैब्रिक लें जिस तरह के शिफॉन होता है,
शमोज होता है, वो आपकी बॉडी को जो है वो लीन डाउन करते हैं, वो आपको टोन डाउन करते हैं, वो आपको एक अच्छी लुक देते हैं। और कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कलर्स कौन से पहन रहे हैं, ठीक है, वो एट द एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप अगर आपका डार्क थोड़ा सा टोन है तो आप न्योन में नहीं जा सकते, न्योन कलर्स में यू शुड ट्राई कि आप थोड़े से लाइट कलर्स पहन लें, लेकिन न्योन्स में मत जाएं बिल्कुल, ठीक है। और लाइट कलर्स भी इस तरह के पहने जिस तरह के आप फॉर एग्जांपल लाइम येलो है या पीच पिंक है, इस तरह के कलर्स, और समर में डे में पहने हो और नाइट में ना कैरी करें, नाइट में उसको अवॉइड करें, नाइट में उसको avoid अच्छा करें। रुबाब, ये मतलब जैसा सब कलर्स की बात करें, हुरिया ने बात की है, क्या ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका फेस टोन कैसा है और उसी के हिसाब से आपको कलर्स को लेने हैं, या फिर आप कोई भी कलर चूज़ करके उसको अपने ऊपर एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं? अच्छा, आई बिलीव कि आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है आप उसको कैरी कैसे करते हो, ठीक है। कलर्स होते हैं पर्सनैलिटी के लिए कि जो थोड़ा सा जिसका डार्क कम्प्लेक्शन है उसको थोड़े से लाइट कलर्स पहनने चाहिए। ये हमारे नॉर्मली हम देखा जाता है, हमारे बड़े हमें बहुत कहते हैं कि इसका डार्क कम्प्लेक्शन, उसको कहते हैं कि थोड़ा सा लाइट कलर्स पहनो। बट आपका कैरी करने का स्टाइल बहुत मैटर करता है। कुछ ऐसे मैंने लोग भी देखे हैं कि आप कुछ भी पकड़ के पहन लो, वो कैरी इतना अच्छा करते हैं कि दे स्टैंड आउट। एग्जैक्टली। तो बेसिकली मैंने बहुत इस तरह के लोग देखे हैं जिनका डार्क कलर है, उनको ब्लैक कलर बहुत सूट करता है, ठीक है। वो कैरी करने का स्टाइल होता है, तो उस पर अगर आप लोग अपने ऊपर वर्कआउट कर लो कि आपने कैरी कैसे करना है, चीज़ों को स्टडी कैसे करना है, तो यू कैन मैनेज इट। अच्छा, यानी कि वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो कट्स हम लेते हैं, डिफरेंट किस्म के कट्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कोई बल्की है, बहुत ज़्यादा कोई स्लिम है, तो कुछ फैशन इस तरह के आ जाते हैं, तो उसका कैसे पता चले कि भाई जो बल्की बंदा है उसको किस किस्म के कपड़े लेने चाहिए, या आप उसी फैशन को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं? मॉडरेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। बेसिकली जो चबी हमारा होता है ना, उसको थोड़े से फ्लेरी कट्स पहनने चाहिए, एज हुरिया सेड कि जो थोड़ा सा चबी होता है उसको थोड़े से फॉल वाले फैब्रिक पहनने चाहिए। अच्छा। बिकॉज जब वो फॉल वाले फैब्रिक पहनता है उसकी बॉडी कवर कर जाती है। बट अगर वही बात है, अगर हम खदर को देखें तो वो बहुत स्ट्रेट टाइप सा शीक सा फैब्रिक है, वो आप पहनोगे तो आपकी बॉडी को प्रॉपर शो करेगा वो। तो इसलिए आप शिफॉन पहनो या सिल्क पहनो तो वो आपको कवर कर जाता है चबी बॉडी को। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ फेस कट्स की भी बात होती है कि आपका जो फेस कट है उसके ऊपर किस किस्म का आपका गला बना हुआ होना चाहिए। कुछ वी में जाते हैं, कुछ लॉन्ग में चले जाते हैं, राउंड में चले जाते हैं, तो ये किस तरह से पता चले? अच्छा, इफ़ यू हैव अ राउंड फेस, अगर आपका गोल चेहरा है तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपनी नेक को ज़्यादा कवर ना करें, ठीक है। प्रोमिनेंट अपनी नेक को करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपना गला यहाँ तक पहन लेंगे, कवर कर लेंगे, तो फिर वो बिल्कुल राउंड फेस जो होगा ना आपका, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो आप चाहेंगे अपना वी कट जैसा भी मैंने पहना, बिकॉज आई हैव अ राउंड फेस, ठीक है, तो वी में होता है तो आपकी थोड़ा सा टोन डाउन हो जाती है आपकी जो फेस की लुक होती है। उसके अलावा जो बाकी जिनका प्रॉपर कट होता है वो तो जो भी पहन लें उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। तो वही ज़रा चबी फेस होगा तो फिर यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस तरह के बैन है, ठीक है, लो बैन चाइनीज़ बैन होता है, वो बहुत सूट करता है, वो पहन लें। राउंड कॉलर है वो सूट करेगा आपको, लेकिन बिल्कुल भी टू द नेक मत ले आए, वो थोड़ा सा आउट ऑफ उससे अवॉइड करना चाहिए। तो जिनकी जॉ लाइन निकली हुई होती है आप, वो क्या करें? मुझे लगता है उनको सब कुछ सूट करता है। यानी मुझे सब कुछ सूट करता है, मुझे लगता है मेरी जॉ लाइन निकली हुई है। दैट्स गुड, फिर तो ये बड़ी अच्छी बात है। लाइक मतलब बेसिकली मॉडल कट हम किसको कहते हैं? जिनका जॉ लाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो जब वो तो कुछ भी कैरी कर सकते हैं, कुछ भी कैरी आप कर सकते हो, तो उनको तो बहुत स्पेसिफिक नहीं होता। उनको बैंड जितना सोफिस्टिकेटेड लगता है, एलिगेंट लगता है, बैंड बहुत ज़्यादा, मैं जब भी बैंड पहनती हूँ मुझे बैंड बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो कौन से कट्स है जिसको मैं अवॉइड करूँ, या मेरे से ऐसी जितनी भी खवातीन जिनकी जॉ लाइन निकली हुई तो उनको अवॉइड करना चाहिए? बेसिकली जो जॉ लाइन के लिए बेसिकली सारे कट्स हैं, बिकॉज अगर आप बात करो चबी की, उस पर हम थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बट जिनकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट है, बेशक थोड़े से वो चबी भी है लेकिन उनकी जॉ लाइन है, तो वो कैरी कर सकते हैं। बिकॉज आपका बहुत मैटर करता है कि आपका फेस का कट क्या है। अच्छा, ठीक है, वो डिपेंड करता है, फिर आपकी ऑटोमेटिकली आपका जो फेस है वो आपके ड्रेस को भी कवर कर जाता है, यानी कि वो अच्छा लग रहा अच्छा होता लग जाता है। अच्छा रुबाब, मैं देख रही हूँ जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा स्किनी सी हैं, ठीक है, तो बहुत सारी खवातीन अवॉइड भी कर रही थी जो स्किनी है, यार हमें बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मुझे जीन्स से अवॉइड करना चाहिए, तो उनको सूट नहीं कर रही थी। आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। तो ये कैसे पता चले कि भाई अगर आप स्किनी भी हैं तो फिर भी आप इसको वेयर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं? अगेन वही बात आती है कि कैरी करने का स्टाइल होता है। अच्छा, तो ये क्यों नहीं खवातीन को समझ आता भी कैरी करने का स्टाइल आपका क्या है हुरिया? पता है क्या समझ आता? इट डिपेंड्स ना कि आपकी कितनी ग्रूमिंग किस तरह हुई है, आप कितने वेल नरिश्ड हैं, आपको किस तरह आप अपने आप को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने शीशे में ही अपने आप को देखते हैं तो इंसान अपना सबसे बड़ा, अगर आप खुद देख रहे हैं तो आप समझ लेते हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, जज कर लेते हैं कि मैं बुरी लग रही हूँ।
तो इफ़ यू लुकिंग एट द मिरर, आप कहीं भी जा रहे हैं तो एक दफ़ा शीशे के आगे खड़े हो, देखें अपने आप का एनालिसिस खुद करें, रादर देन लोग कर रहे हो। बेशक खुद से बात करें, देखें अपने आप को कि रादर दिस ड्रेस और आउटफिट इज गेटिंग अलॉन्ग विद योर पर्सनालिटी और नॉट। अगर जा रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं जा रहा तो इट्स बेटर कि आप उसको चेंज करके ऑल्टर कर लें अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनालिटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से हमारे ये 2 मॉडल्स हैं मौजूद, अब मैं अगर बात करूँ तो एक तो हमें टोटल ईस्टर्न में नज़र आ रहे हैं, एक में हमें हल्का फुल्का वेस्टर्न। अच्छा रुबाब, अगर मैं सेकंड पे बात करूँ तो मुझे ये बताएं कि मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा स्किनी लग रही हैं, थोड़ा इन्होंने फ्लफी सा फ्लेयर पहना हुआ है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये हमें सूट कर रहा है? बेसिकली ये जो कट है ये अगेन वही बात आती है चबी के लिए, बट जो स्मार्ट गर्ल्स होती हैं उनके लिए सारे कट्स होते हैं, उनको हर चीज़ सूट कर जाती है। तो ये इस तरह का कट है कि जिसको आप हर कोई इसको वेयर कर सकता है, चबी वन भी और स्किनी वन भी। तो ये उन दोनों के लिए एक स्टाइलाइज कट आ जाता है। ये बेसिकली हमारा क्लासिक कलर है ग्रे, जो कि एवरी टाइम एवरी सीजन में अवेलेबल होता है और बड़ा प्यारा भी लगता है। ग्रे कलर ना आप किसी भी टाइम पे निकल जाओ पहन के, एलिगेंट, तो वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा होता है। अच्छा, अगर मैं ईस्टर्न में हुलिया चली जाऊँ तो इनका मुझे बताएं, हमें कैसे पता चले कि जी हमारे बाल अगर ऐसे हैं, हमारा फेस कट ऐसा, मैं देख रही हूँ इनका थोड़ा लॉन्ग में, थोड़ा राउंड शेप में इनका फेस है, ठीक है, तो उसमें हमें कैसे पता चले जी मुझे इस टाइप के कपड़े पहनने हैं? अच्छा, इनका राउंड फेस थोड़ा सा इस तरह केटर हो जाता है कि इनका फेस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, ठीक है, इनका फेस थोड़ा सा छोटा है। तो उसके साथ अगर आप लॉन्ग में जा भी रहे हैं, लॉन्ग शर्ट के साथ टाइट्स पहने, आई वुड रिकमेंड कि आप ट्राउज़र्स नहीं पहने उसके साथ, बिकॉज अगर आप लॉन्ग शर्ट और लूज शर्ट पहन रहे हैं तो अगर आप साथ ट्राउज़र कर लेंगे तो फिर वो स्ट्रेट लुक आ जाएगी। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, वो स्ट्रेट आ जाती है। उससे अगर आप पतले भी हैं तो थोड़े से आप चबी लगना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप हैं ही मोटे तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। तो वो टाइट्स आपको एक नीचे से स्ट्रेट लुक दे देती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से अच्छे लगते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं छोटी हाइट कभी भी पूछने वाली हूँ, मेरी भी इतनी को बड़ी नहीं है, मुझे आप बैठे हुए देखते हैं, खड़े हुए देखा मेरी इतनी अच्छी हाइट नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती है अपनी हाइट। तो छोटी हाइट पे क्या करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली छोटे हाइट पे आपको क्या करना चाहिए, आपको इतने वो क्या कहते हैं लूज कट्स नहीं पहनने चाहिए। ओके, ठीक है ना, आपको शलवारें इतनी पहननी चाहिए, क्योंकि वो आप जितनी इस तरह की चीज़ें पहनोगे लूज से, कट से, वो आपको और हाइट में छोटा शो करेंगी। आपको क्या चाहिए कि आप थोड़े से स्ट्रेट कट्स पहनो, लाइक शलवार में जैसा ये भी हुरिया का एक आउटफिट है हमारा लाइट ब्लू का, पेल ब्लू का, वो आप उस तरह का कट पहनो विद ये जिनके लिए अभी हम बात कर रहे थे पहले कि टाइट्स वगैरह जो पहनती हैं, इनको टाइट्स पहननी चाहिए, इनको स्ट्रेट कट के साथ विद ट्राई करें हील्स, तो फिर आप जो है ना टॉल लगते हो, वो थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो अब जिनकी हाइट कम है मगर हुरिया इसके साथ साथ उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो वो शॉर्ट लेंथ पहन सकते हैं? अगर नहीं पहन सकते तो फिर उनकी कमीज़ की जो है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए? उनके घुटनों से कितना ऊपर होना चाहिए उनका कमीज़, या फिर कितना नीचे होना चाहिए, या उनका कट कैसा होना चाहिए? अच्छा, आई थिंक नीज तक आप चले जाएं तो इट्स फाइन, नीज से ज़्यादा ना जाएं। नीज से ज़्यादा जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपका फ्लो में आएगा, तो वो आपकी हाइट जो होगी ना ऑब्वियस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नी जो होता है ना वो आपका डिसीजन मेकर होता है, पॉइंट होता है, जहाँ पे आप अगर इससे ज़्यादा लंबा करते हैं तो फिर वो लंबे लोगों को पहनना चाहिए। और अगर आप इससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी चले जाएंगे तो फिर वो भी आपकी हाइट को ऑब्वियस करेगा, बिकॉज आपका ट्राउज़र जो है, ये टाइट्स अगर आपने पहनी हुई है उसके साथ, तो वो भी आपकी हाइट को जो है प्रोमिनेंट कर देंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद हैं, साथ साथ उनसे बात करते हैं। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी ज़ीशान, क्या जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो मेरा कद है 5 फुट 7 इंच। ठीक है, तो मैं अपने ड्रेस के बारे में पूछना चाह रहा था। ठीक है, और आपका वजन कितना है ये भी बताएं, उम्र भी बताएं। मेरा वेट है 71 kg और मैं जॉब करता हूँ पुलिस में, पुलिस फोर्स में। आपकी एज क्या है ज़ीशान? मेरी एज 27 ईयर है। 27 है। थैंक यू ज़ीशान। अभी पूछ रहे थे आपने कॉल की, ताहिर भी हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी ताहिर, आप क्या जानना चाहेंगे? हेलो ताहिर, अगर मैं सुन रहे हैं तो बात कीजिए। ताहिर हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, तो ज़ीशान के बारे में आप मुझे बता दीजिए दोनों। अब मेरे भाई की उम्र 27 है और वेट 71 है और 5 फीट 7 इंचेस। सो क्या पहनना चाहिए उन्हें?
ये भी हर चीज़ कैरी कर सकते हैं बिकॉज इनकी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सी हाइट है, तो वो कैरी कर सकते हैं। लाइक वो स्ट्रेट कट भी कैरी कर सकते हैं, वो लॉन्ग कुर्ता भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे माजरत के साथ में किसी को टैग नहीं कर रही या किसी को कह नहीं रही, जैसे बहुत सारे मर्द हज़रात हैं, बहुत एलिगेंट उनकी पर्सनालिटी होती है, मगर सर पे बाल नहीं होते हैं तो वो क्या पहने, वो भी बताए ना। अब कोई ये नहीं बताएगा मेरे सर पे बाल है या नहीं है, जिसके सर पे बाल नहीं है वो क्या पहनेगा। अच्छा, मैं मजे की बात कहूँ, वैसे मुझे बाल लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन जो टोटली बाल हो लेकिन वो कुछ सूट भी कर रहा हो, सूट करना चाहिए। उसके साथ आई थिंक आपको कोशिश करें कि थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंग फिर मोल्ड डाउन करने की कोशिश करें, अगर आपके बाल इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑब्वियसली सबका अपना स्टाइल होता है, अगर उनका थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल है तो वो जीन्स या जैकेट्स टाइप की चीज़ें अपनी आपको कवर करने के लिए करें तो वो ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। ठीक है। और अगर ईस्टर्न में उनको हम देखें तो वो ईस्टर्न में अगर वेस्ट कोट्स पहनते हैं तो वो उनको सूट करेगा। लेकिन मेरा मानना है अगर आपका बॉल्ड हेड है तो कोशिश करें कि आपकी शेप थोड़ी सी बड़ी भी होनी चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। वो डैशिंग लगती है लड़कों की, वो इतनी खूबसूरत लगती है, आपके सर पे बाल हो ना हो, अगर आपकी लाइट सी शेप बड़ी हुई हो तो आपसे ज्यादा एलिगेंट पर्सनालिटी किसी की नहीं लग रही होती। हमारे साथ राबिया भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राबिया, जल्दी से अपना सवाल बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं पूछना पा रही, मेरी भांजी है, छोटी है, उसकी हाइट, उसका कलर फेयर मतलब नहीं है, बस नॉर्मल है, तो हाइट की भी छोटी है लेकिन स्मार्ट है, ज़्यादा हेल्थी नहीं है। मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि उसका ड्रेस कौन सा सूटेबल लगेगा, लेकिन उसका कलर भी फेयर नहीं है। तो ठीक है, अभी पूछ लेते हैं राबिया आपकी भांजी के हवाले से। नॉर्मल सा कलर है, कुछ ज़्यादा अच्छा कलर नहीं है, तो कौन से कलर्स वो पहन सकती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकता है? अच्छा देखिए, हर कलर अच्छा होता है, किसी का भी कलर बुरा नहीं होता। ठीक है, अगर आपका डार्क टोन है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, वाइट जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी सांवली रंगत में ना वो वाइट में नहीं होती, वो जो मर्जी कर लें। ठीक है, तो जो कलर है सबसे पहले अपने कलर को ओन करें। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को ओन कर लेते हैं कि आई एम व्हाट आई एम हूँ, आई एम जिस तरह की मैं हूँ मैं वही हूँ, और अल्लाह मियाँ ने मुझे जिस तरह बनाया है उसी तरह बनाया। तो फिर कैसे लाइट कलर्स हों, डार्क लाइट कलर्स हों, आप लाइट कलर्स भी कैरी कर सकते हैं इन द मॉर्निंग, ठीक है, या फिर आफ्टरनून में। इवनिंग में अगर आप कहीं कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप डार्क कलर्स में चले जाएं, बिकॉज अगर आपका डार्क कम्प्लेक्शन है तो आप उसको साथ विद अ डार्क लिपस्टिक अगर पेयर अप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर डार्क कलर है रुबाब और इसके साथ साथ रंगत इतनी अच्छी नहीं है, मगर आप डार्क कलर्स भी पहनना चाह रहे हैं, तो फिर कौन से कलर्स में जाना चाहिए? और आपकी हाइट भी अगर कम हो, डार्क कलर हो, डार्क कलर्स पहनना चाह रहे हैं मगर आपकी हाइट कम है, देन व्हाट? अच्छा, बेसिकली फिर ऐसे लोगों को जो है ना वो ब्राउन नहीं कैरी करना चाहिए। ब्राउन आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डल करता है। ओके, ठीक है, आप ब्लैक कर सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंट कलर है ब्लैक। ये ग्रे जो है ये बहुत क्लासिकल, बहुत प्रिटी कलर है। मरून हाँ एग्जैक्टली, आप मरून कर सकते हो। ब्राउन आप बिल्कुल कैरी मत करो, वो आपका बहुत डाउन और बहुत और भी थोड़ा शॉर्ट शो करता है वो। ठीक है। अच्छा, एनी मैसेज देखने वाले जितने भी लोग हैं जिसको आप मैसेज देना चाहें कि भाई अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कैसा लिबास होना चाहिए? कोई भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात है कि अपने आप को कॉन्फिडेंटली आप लोग ओन करें कि आप लोगों का मतलब ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने सबको बनाया, बहुत प्यारा बनाया है, तो हम सबको कॉन्फिडेंटली अपने आप को ओन करना चाहिए। जब आप ओन कर लेते हो आपको ऑटोमेटिकली कैरी करना आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप अगर आपकी लॉन्ग हाइट है, टॉल हाइट है, तो आप जो कोई भी कट पहन सकते हो, फिर हर कट आपके लिए बना है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर स्किनी ना हो ज़्यादा, स्किनी ना हो, तो हर कट आपके लिए बने हैं। इससे कि बेशक आपका ऑल दो आपका फेस अगर चबिया तब भी आप प्यारे लगोगे। ठीक है, बट अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो आप थोड़े स्ट्रेट कट्स में जाओ, इतने आप बल्गी से कट्स ना पहनो। ठीक है। अच्छा हुरिया, आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहूँगी जो अच्छा इसमें ना आप अपने मैसेज में आप सबको ऐड कीजिएगा, जो हमारी अम्मियाँ हैं, दादियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, सबको ऐड कर दें आप। बिल्कुल, जितने भी हमारे लोग जिस वक्त इस शो को देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने फॉर एग्जांपल एक तो कॉम्प्लेक्सेस से बाहर आएँ। बहुत लोग होते हैं कि कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि मुझे ये चीज़ सूट नहीं करती, मुझे ये सूट नहीं करती, तो इट इज़ एग्जैक्टली सेम विद एवरीवन एल्स। सबके साथ ऐसे ही होता है, सबको सब कुछ सूट नहीं कर रहा होता। तो वो चीज़ जब आप एक चीज़ पहन रहे होते हैं, आपको पता है आप अच्छे नहीं, अगर आप कहीं चले गए हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपका मूड, आपका कॉन्फिडेंस सब शटर डाउन हो जाता है।
या तो जो आपने पहना है अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आए कि आप उसको बोल्डली कह सकें कि यस दिस इज़ माय स्टाइल स्टेटमेंट, आई एम कैरिंग दिस, तो वो आपका खुद ही फेस पे शो होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच हुरिया, थैंक यू रुबाब, आप दोनों तशरीफ लेके आए। हमारी मॉडल्स भी हमारे साथ थी, कायनात फातिमा और मोमना तारिक, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे साथ जो आपका फीडबैक होगा वो जरूर शेयर कीजिएगा ट्विटर और फेसबुक पेज पे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।